हेलो स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन का फिजिक्स कैप्सूल। आज के कैप्सूल के अंदर आपका टॉपलिंग का भी कंसेप्ट है, साथ साथ में आपका इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क और जो रोलिंग है उस सबके बेसिक कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट के कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम मिलेंगे। तो अच्छे से रिवाइज कर लो, रोटेशनल बढ़िया तैयार हो जाएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर मतलब ना स्केलर ना वेक्टर। स्केलर भी फॉलो करती है और वेक्टर का जो ऐसे बोला जाए कि कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करती है ये, जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है। तो कुल मिलाकर के मास डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के ओरिएंटेशन के ऊपर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम पॉइंट मास का निकाल रहे होते हैं तो बहुत सिंपल है, हम आर स्क्वायर करके निकाल लेते हैं, जहां आर परपेंडिकुलर एक्सिस से, या ऐसे बोला जाए एक्सिस से मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फिलहाल एक बार बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक द मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। ये मैंने आपको बता ही दिया कि पोजीशन और ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो मास ऑफ द गिवन बॉडी इज फिक्स्ड बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन बॉडी इज नॉट फिक्स्ड। यानी अगर हम एक एम मास का ऑब्जेक्ट ले लें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन का कितना डिस्टेंस उस मास से गिवन है उस बात पे भी वो डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि एक बॉडी का मास, जैसे मैंने डिस्क का मास एम दे दिया, ठीक है ना, रेडियस आर दे दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स हो गया। नहीं, वो एक्सिस और उसके ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो ये चीजें अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस एक्सिस के अबाउट, उस पे भी वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट मास की जगह अगर वेरिएबल मास सिस्टम आ जाए तो इंटीग्रेशन से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है। खैर आपके लेवल में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बहरहाल इंटीग्रेशन से निकालने का तरीका इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम होता है। अब जायरेशन की बात करते हैं। जायरेशन वो डिस्टेंस होता है जहां हम सारा का सारा मास रख सकते हैं, ठीक है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का एम के स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं। तो बेसिकली जायरेशन वो जायरेटेड डिस्टेंस होता है जहां रोटेटिंग सिस्टम में सारा मास रखा जाता है। ये सेंटर ऑफ मास नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो जैसे किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है ना, मान लो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। अब हम चाहते हैं डिस्क का मास हम ऐसे रखें, पॉइंट मास बना करके, कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का और उस जायरेटेड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे। तो कुछ नहीं करना, जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसे एम के स्क्वायर के बराबर डाल दो, यहां से के यानी जायरेटेड डिस्टेंस की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस पे भी सवाल रहता है नीट लेवल में, अभी आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इनके बिना तो काम चलता नहीं। देखो, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, जैसे ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है ना, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है। एक्सिस ध्यान से सुनिए, सेंट्रोइडल एक्सिस वो बोल रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये प्लेन का ख्याल रखना जरूरी है। अगर खाली ये बोल दिया गया एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है तो ऐसे तो इनफाइनाइट एक्सिस हो सकती है। तो सुनना बड़ा जरूरी है कि एक्सिस कहां से पास कर रही है और प्लेन से उसका ओरिएंटेशन कैसा है। तो हम दो सेंट्रोइडल एक्सिस ले रहे हैं, एक आप देख रहे हो प्लेन के परपेंडिकुलर है, दूसरी आप देख रहे हो प्लेन में लाई कर रही है। बोथ आर आईसीएम। आप दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम सेम तो कर नहीं सकते, अलग अलग ही रखना पड़ेगा। तो इसका नाम हमने आईसीएम डैश रख दिया, ठीक है ना। अब देखो, आईसीएम के पैरेलल ये वाली एक्सिस है और आईसीएम डैश के पैरेलल ये आई डैश वाली एक्सिस है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों ही सेंट्रोइडल है, बट दोनों में से एक प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक प्लेन में लाई कर रही है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो आइदर आईपी या आईपी डैश। तो पहले तो डिसाइड करो वो कौन सी सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है। तो जैसे हम आईपी निकालना चाहते हैं तो हमें पता चला ये आईसीओएम के पैरेलल है। तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि उस पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एमएच स्क्वायर का सम होता है। समझ गए। तो अगर हम आई पैरेलल ये वाला निकालना चाहते हैं तो हम ये वाली सेंट्रोइडल एक्सिस पकड़ेंगे, और अगर हम आईपी डैश निकालना चाहते हैं तो हम आईसीएम डैश पकड़ेंगे। तो इसका मतलब बस हमें ये केयरफुल रहना है कि इसमें कौन सी सेंट्रोइडल एक्सिस हमें यहां पर लेनी है समीशन के अंदर। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो पैरेलल एक्सिस है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना चाह रहे हैं, ये प्लेन में लाई कर रही है या प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब आती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन लामिना के लिए लगती है, ये बात ध्यान रखना। सॉलिड स्फीयर के लिए लगेगी, हॉलो स्फीयर के लिए नहीं लगेगी, सिलेंडर के लिए नहीं लगेगी, 3D बॉडी के लिए नहीं लगेगी, सिर्फ प्लेन लामिना के लिए। अब ये कहती है कि प्लेन लैमिना में हमारे पास दो एक्सिस हैं, ठीक है ना। दोनों एक्सिस आप देख सकते हो, ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये वो प्लेन, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ये वो एक्सिस है। अब जनरली तो बोल दो एक्स और वाई एक्सिस है, नहीं, यहां पर ये दो वो एक्सिस हैं जो बॉडी के प्लेन में लाई कर रही हैं और आपस में परपेंडिकुलर है।
तो एक्स और वाई वो ली गई हैं जो बॉडी के प्लेन में लाई कर रही है, या जिस प्लेन में बॉडी लाई कर रही है और आपस में परपेंडिकुलर है। अब आप देख रहे हो जेड एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो यहां पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, यानी बॉडी के प्लेन के जो परपेंडिकुलर होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन वाली एक्सिस के सम के बराबर होता है, और तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। अगर ये बॉडी हमारी वाई जेड प्लेन में लाई कर रही होती तो ये थ्योरम का ओरिएंटेशन चेंज, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई एवरग्रीन है, हमेशा ही लगेगा। हमेशा नहीं लगेगा, ये तब लगेगा जब बॉडी एक्स वाई प्लेन में है। अगर बॉडी वाई जेड प्लेन में है तो ये चेंज हो जाएगा, अब आई वाई प्लस आई जेड बराबर आई एक्स लगेगा। ये थोड़ा सा समझना पड़ता है, बेसिक होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी खास बात, अगर बॉडी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब जितना आई एक्स है उतना आई वाई है, तो मजे आ गए। तो आई एक्स आई वाई बराबर है तो ये आई जेड के हाफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे 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 आप ये देखो, ये हमारे पास मान लो एक रिंग है, ठीक है ना। अब इस रिंग में हमें पता है ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब इसको नाम या तो आई जेड दे दो या अपने हिसाब से इसका नाम आई सी एम कर दो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है हमारे स्क्वायर होता है। अब मान लो हमें इसका निकालना है, ये वो एक्सिस हैं जो प्लेन में लाई कर रही हैं, इसको आप आई एक्स कर लो, इसको आप आई वाई कर लो। अब देख रहे हो रिंग सिमेट्रिक है तो आई एक्स आई वाई बराबर होंगे और इसके हाफ होंगे, तो यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी नहीं लगानी पड़ेगी, हाफ करके ही काम चल जाएगा। तो हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं डायमेट्रिकल एक्सिस। तो रिंग में डायमेट्रिकल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ एम आर स्क्वायर। इसी तरह डिस्क है तो डिस्क के अंदर आप लगा सकते हो। वैसे जनरली क्या होता है, पूरे ईयर लॉन्ग तैयारी कर रहे होते हैं तो इतनी बेसिक बातें तो सबको आती हैं, बट ठीक है रिवीजन चल रहा है तो सब देख लो एक बार। तो जेड एक्सिस इसमें ये हो गई, ठीक है ना, जिसको हम सेंट्रोइडल एक्सिस पे बोल रहे हैं, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क में होता है हाफ एम आर स्क्वायर। अब अगर आप इस और इस एक्सिस की बात करोगे तो चेक कर लिया सिमेट्रिक है और आपस में खाली सिमेट्री नहीं परपेंडिकुलर होना भी जरूरी है, तो अब इनका वैल्यू उसका हाफ हो जाएगा, यानी डायमेट्रिकल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत सी ऐसी बॉडीज होती हैं जिनमें परपेंडिकुलर एक्सिस लगाना नहीं पड़ता, जहां सिमेट्री आ जाती है। तो जब जब सिमेट्री आए उठा करके आधा कर दो, गेम ही खत्म हो जाएगा सिमेट्री से, ठीक है ना। किसका? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। इस पे बेस्ड एक शानदार सवाल है, पहले भी कराए वापस से कराऊंगा, ठीक है ना। देखो अच्छा यहां ये कुछ बेसिक दे रखे हैं। अब जैसे ये कह रहा है अबाउट टेंजेंट एक्सिस परपेंडिकुलर, तो खाली टेंजेंट नहीं, कहां है प्लेन में, परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो ये जो रिंग है ना, जैसे ये रिंग ले लो आप, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से ये टेंजेंशियल एक्सिस है, ये टेंजेंशियल एक्सिस ले लेंगे तो ये रिंग के प्लेन में लाई करेगी। तो यहां जो टेंजेंशियल एक्सिस है वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फट से हमने इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस पकड़ी, ये हो गई आईसीएम, रिंग है डिस्क है, अबाउट एंड टेंजेंशियल एक्सिस तो ये हमें दे रखी है। अब दे तो कुछ नहीं रखा, बोल तो कुछ नहीं रखा, डिस्क लेते हुए चल लेते हैं। तो आईसीएम हो गया हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे, उसके लिए हमें ये चाहिए होगा, ये डिस्टेंस हो गया आर के बराबर। तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ एम आर स्क्वायर, इधर लिख देता हूं। तो आईपी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3/2 एम आर स्क्वायर। तो आई थिंक अब आप इससे बेसिक तो लगा ही लोगे और इतना सबको आता ही है। इसी तरह ये सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, और इसकी ये जो एक्सिस देख रहे हो ना, इस एक्सिस को हम बोलते हैं, ये वो एक्सिस है जो सिलेंडर की एक्सिस है, सिलेंड्रिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये रिजल्ट भी हमें ध्यान रखना है 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाय 2। अब सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही डिस्क वाला होता है हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये देख रहे हो हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का इसके अबाउट अपना रिंग वाला ही होता है एम आर स्क्वायर, और इसके अबाउट आप देखेंगे तो वो हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12, सिंपल। अब ये आ जाता है हमारे पास एन्युलर डिस्क, यानी अंदर से खोखली डिस्क, खाली डिस्क, ठीक है ना। R1 से R2 के बीच में मटेरियल है। अब इसमें भी क्या है, हमें ये सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। टेक्निक ये होती है पूरे में से इतने को माइनस करो, इतना करता कौन, डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए होता है। तो आता है हाफ एम आर स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट याद कर लो, इससे आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट आप देख रहे हो सॉलिड सिलेंडर अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, वही डिस्क वाला होता है। सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, अब स्फीयर में ये ले लो ये ले लो, इसमें तो कोई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम ही नहीं करती, सारे डायमीटर हो गए, 3D बॉडी होगी ना, तो सबका हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर, हॉलो होता है तो 2/3। तो ये बेसिक्स हो गए जो आपको पता होने चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट अब आप देख रहे हो ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब इस प्रॉब्लम में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस स्मार्टली, ठीक है ना। तो देखो ये कह रहे, और जनरली क्या हो रहा है, कई टाइम से जो सवाल करा रहा हूं वो आ जाता है, तो ध्यान से देख लेना, हो सकता है ये सवाल आ जाए आपके में। 3 point masses are arranged as shown in the figure, moment of inertia of system about axis OS। तो हमें ये एक्सिस के अबाउट ओ डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट एक्सिस ओ ओ डैश। हाँ मैं भी वही देख रहा था, मैं खाली ओ क्यों लिखा है, ओ ओ डैश। अब पहले ओ ओ डैश को जज करो, ये देखो प्लेन में लाई कर रही है, तो लाइज इन प्लेन। ठीक है, अब ये सब कौन है, रिंग है, डिस्क है या पॉइंट मास है, तो दे रखा है पॉइंट मास है, तो कोई रिंग डिस्क वाला फॉर्मूला नहीं, सिर्फ पॉइंट मास। करना क्या पड़ेगा, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। अब एक्सिस इस पॉइंट मास से पास कर रही है, तो फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन ओ ओ डैश में हो जाएगा 0, क्योंकि कोई डिस्टेंस ही नहीं है इसका। अब हम इसका और इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो इसका डिस्टेंस, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया विच इज इक्वल्स टू a/2। एज सिमिलर ये वाला इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये भी हो गया a/2। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 और 3 बराबर ही मिलेगा, तो I2 अबाउट ओ ओ डैश इक्वल्स टू I3 अबाउट ओ ओ डैश विच इज इक्वल्स टू ma²/4। ठीक है ना, mr² लगा दिया हमने इसके लिए। तो अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो सबका सम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये तो बेचारा 0 हो गया, ma²/4। आंसर आ गया ma²/2। तो यहां पर हमने पॉइंट मास का निपटारा कर दिया। ठीक है ना, अब यही एक्सिस अगर प्लेन के परपेंडिकुलर होती, ऐसे होती, ठीक है ना, तो अब हमें सबके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चाहिए होते, ये वाला ये वाला ये वाला। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस होता है a/√3, आप डायरेक्ट लिख लो, तो ma²/3 इनटू में आप 3 कर दो, आंसर ma² आ जाएगा। तो आप पॉइंट मास में तो बड़े आराम से गेम खेल सकते हो, किसी भी एक्सिस का इजिली निकाल सकते हो। अब तो इसका आंसर आ गया ma²/2 के हिसाब से बी वाला। नेक्स्ट आप देख रहे हो नॉन पॉइंट मास। अब ये पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूं, स्मार्टली देख लेना इसको। तो ये कह रहा है 4 स्फीयर है, और ये जो 4 स्फीयर दे रखे हैं, ये स्फीयर लिए, सॉलिड स्फीयर लिए हैं, उस टाइम शायद मैंने डिस्क ले रखी हो, तो ये सॉलिड स्फीयर है ऐसे, ठीक है ना। इन सबका रेडियस r है, मास m है, तो मास m रेडियस r, मास m रेडियस r, ठीक है, मास m रेडियस r। डिस्क भी ले सकते हैं हम इनको, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि हमें एग्जाम में किस तरीके का प्रॉब्लम दे रखा है, रिंग दे रखी है, डिस्क दे रखी है, क्या सिचुएशन दे रखी है। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। अब ध्यान रखना, अगर ये स्फीयर है तो कोई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगी, और अगर ये डिस्क है तो लग जाएगी। ठीक है ना, तो अब मैं क्या लूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस। तो मैं एक काम करता हूं, मेरे को परपेंडिकुलर भी सिखाना, मैं इसको डिस्क ले लेता हूं। ठीक है ना, तो मेरे को 4 डिस्क दे रखी है, तो इंस्टेड ऑफ सॉलिड स्फीयर, क्योंकि नहीं तो फिर मैं परपेंडिकुलर नहीं सिखा पाऊंगा आपको, तो मैं इसको डिस्क ले लेता हूं। तो ये मेरे पास 4 डिस्क है, हर किसी का मास m है, रेडियस r है। अब देखो जरा, ये जो फ्रेम सा बन रहा है, मतलब इनको इस तरीके से हमने ज्वाइन करके रखा गया है स्क्वायर के एजेस पर, ठीक है ना, इनके सेंटर लाई कर रहे हैं स्क्वायर के वर्टेक्स पर। तो ये डिस्टेंस r हो गया, ये सारे डिस्टेंस हमारे पास r हो गए। अब करना क्या है कि हमें ये जो एक्सिस दिख रही है, ये एक्सिस इस तरीके से सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, सेंट्रोइडल एक्सिस है, आईसीएम है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तरीका क्या रहेगा, तरीका ये रहेगा, हम इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट तो जानते नहीं, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। उसके लिए हमें इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस चाहिए होगी, तो किसी भी डिस्क की सेंट्रोइडल एक्सिस पकड़ लो, ये हो गई। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ mr²। अब ये डिस्टेंस देख लेते हैं, ये डिस्टेंस स्क्वायर में हो जाएगा डायगोनल का आधा। अब डायगोनल कितना हो गया, तो इस ये डायगोनल निकालने के लिए पाइथागोरस लगाओगे, लगा तो हम डायरेक्ट ही लेंगे। तो डायगोनल के लिए साइड देखोगे 2r हो गई, ये 2r हो गई, तो ये 2√2r हो गया। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया √2r, ठीक है ना। तो अब अगर हम इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो ध्यान रखना हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस सबसे आसान होती है, इसलिए पहले उसी एक्सिस को पकड़ लो। तो अब अगर हम IC को निकालना चाहते हैं, तो IC का वैल्यू हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है ना। 4 क्यों लगाया, क्योंकि अभी हमने एक का निकाला, वैसे ही दूसरे का होगा, वैसे ही तीसरे का होगा, वैसे ही चौथे का होगा, तो 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 टाइम्स IC प्लस mh²। ठीक है, तो इससे आई थिंक अब आप बेसिक थ्योरम का एप्लीकेशन अच्छे से सीख जाओगे। पुट करते हैं, तो ये हमारा हो गया सेंट्रोइडल एक्सिस, इसका IC की जगह हम इसको IO नाम डाल देते हैं, तो IO प्लस mh²। तो IC का वैल्यू आ गया 4 टाइम्स। अब IO का वैल्यू डाला विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस विच इज हाफ mr² प्लस m टाइम्स h²। h हो गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस विच इज √2r, तो √2r का स्क्वायर करेंगे तो 2r²। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 5/2 mr², इससे कैंसिल आउट हुआ, तो IC का वैल्यू आ गया 4 टाइम्स 5/2 mr², और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, और ये बचा हमारे पास 10 mr²। तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 10 mr²।
अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, हमें इसमें रेडियस ऑफ जायरेशन भी निकालना है। मतलब इन चारों को पकड़ करके हम ऐसे डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं, जायरेटेड डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए। तो करना क्या है, यहाँ यूजुअली गलती क्या होती है, बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है, टेस्ट के अंदर बहुत पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देके सीख लेना। नीट के अंदर आ गया तो आधी जनता छोड़ के आ जाएगी, गड़बड़ करके आ जाएगी, छोड़ के नहीं गड़बड़ करके आ जाएगी। तो जायरेशन अगर हमें निकालना है तो जायरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है उसे m के स्क्वायर के बराबर डाल देंगे। अब यही गड़बड़ होती है बच्चे, ये m के स्क्वायर में m को m ही डाल देते हैं, जबकि m होता है पूरे सिस्टम का मास, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, वो बस फ्लो में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए इसको सिली मिस्टेक बोलेंगे। तो m हो गया पूरे सिस्टम का हमारा मास विच इज 4m, तो m की जगह 4m आएगा। i हमने निकाल रखा है, तो 10mr² बराबर 4m इंटू के स्क्वायर। समझ गए, ये यूजुअली एरर हो जाती है। तो जब भी बहुत सारे पॉइंट मासेस का जायरेशन निकाल रहे हो तो टोटल मास आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो सिंप्लीफाई करें तो इधर से के स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ गया 5/2 आर स्क्वायर, ठीक है ना, और के का वैल्यू आ गया √5/2 आर। यानी इन चारों डिस्क को पॉइंट मास बना करके अगर आप इस डिस्टेंस पर रख दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम मिलेगी। अब कैसे सेम मिलेगी, आप 4m इंटू ये के स्क्वायर कर लो, आंसर वही मिल जाएगा 10mr², गेम खत्म। अब हमने क्या किया, सेंट्रोइडल एक्सिस का निकाल लिया। अब हमें बताइए ये सारी की सारी हमने डिस्क ले रखी है जो कि एक ही प्लेन में, XY प्लेन में। अब अगर हमसे कोई कहता, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, अब अगर कोई कहता जी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, इसका बताओ, ठीक है ना, अब हम क्या करते, दिमाग लगाते, हमने Z निकाल लिया, ठीक है ना, हमें X और Y पूछे गए हैं, फट से हमने चेक किया कि X और Y सिमेट्रिक हैं या नहीं है। सिमेट्रिक मतलब जैसे इसके अबाउट मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे ही इसके अबाउट मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन, पता चल गया जी सिमिलर है, ठीक है ना। तो अब फट से हमने क्या किया, IX/IY निकाला नहीं, हमने सीधे IX/IY को कर दिया IC/2, या फिर IC/2 लिखो या IZ/2 लिखो, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मॉडिफाइड रूप यूज कर लिया। IZ/2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5mr²। अब देख रहे हो गेम कैसे खत्म हो गया। और सुनो, तो हमने ये भी निकाल लिया, हमने ये भी निकाल लिया। अब कोई कहता है जी डायमीटर का भी बता दो, डायमीटर नहीं डायगोनल का भी बता दो, डायमीटर बोल गया फ्लो में, तो डायगोनल का बता दो। अब क्या करते आप, ये रहे डायगोनल, तो आपने फट से नजर डाली यार डायगोनल भी तो आपस में परपेंडिकुलर है और डायगोनल भी तो सिमेट्रिक है, इसका नाम डी कर लो, इसका नाम डी डैश कर लो। तो कहानी ये चल रही है कि एक्स और वाई भी सिमेट्रिक है, वैसे ही डायगोनल भी सिमेट्रिक है। तो इससे ये पता चला ID बराबर ID डैश बराबर, इसमें भी लगेगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मॉडिफाइड फॉर्म IZ/2, यानी दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 5mr²। आप समझ गए, ऐसे बातों बातों से सवाल बनते हैं। अब कोई कहता है नहीं जी हमें तो क्या चाहिए, हमें तो इस एक्सिस का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो पहले तो उसको दो कान के नीचे लगाओ, कहना एक बात बताओ, एक जगह के बारे में बताओ, यहां चाहिए वहां चाहिए, नचा रखा है, तो x डैश के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब देख रहे हो सवाल के अंदर सवाल बना रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जनरली ऐसे हम लोग क्लासरूम में चलते हैं, ठीक है ना। तो जो लेक्चर्स हैं सेक्शन वाले उसके अंदर इस तरीके से मॉडिफाई करते जाते हैं जब तक बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक ना पहुंच जाए। तो कोई कहता है यहाँ के अबाउट भी बता दो, अब बिल्कुल बता देंगे। अब यहाँ के अबाउट निकालने के दो तरीके, एक तो डायरेक्ट सबका कॉन्ट्रीब्यूशन पकड़ के जोड़ा जाड़ी करो, ठीक है ना, और दूसरा हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हमें पता है ये इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है एक्स वाली, ठीक है ना, और ये इसके पैरेलल है, तो अब हम सीधे सीधे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्यों नहीं यूज करेंगे। तो अब मैं आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस IX डैश में लगा के दिखाता हूं। तो IX डैश हो गया IX प्लस MH²। अगेन गलती यहां पर होती है, M हो गया किसका मास, M हो गया हमारे पूरे सिस्टम का मास, ठीक है ना, क्योंकि IX जो है वो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो पूरे सिस्टम का मास यहां पर चलेगा, ठीक है ना कि किसी एक ऑब्जेक्ट का मास। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो IX का जो बेटा वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, ये IX का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, कितना निकाला था हमने 5mr², प्लस पूरे सिस्टम का मास हो गया 4m, और h हो गया ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, r, तो ये हो गया r²। तो 5 और 4 9mr², आंसर आ गया। अब चाहे आप डायरेक्ट निकालो चाहे इस थ्योरम से निकालो, आंसर तो सेम ही आएगा। चलो अब डायरेक्ट दिखाता हूं आपको। डायरेक्ट के लिए इन चारों का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा, पहले इसका और इसका, इसके लिए डायमेट्रिकल एक्सिस हो गई, तो डायमेट्रिकल हो गई तो डिस्क का इसका 1/4mr², 1/4mr², दोनों मिल मिला करके 1/2mr², ठीक है। अब इनके लिए हमें चलानी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो 1/4mr² सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई, प्लस m2r² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो 1/4 डायरेक्ट कर रहा हूं, उतनी जगह नहीं है मेरे पास, 1/4mr² प्लस m इंटू 2r², यानी ये हो गया हमारा 4mr²। तो 1/4mr² प्लस 4mr², तो लिख देता हूं तो नहीं तो भूल जाएंगे कि कहां क्या था। तो
डायरेक्ट मेथड से अगर मैं इसको करूं तो डायरेक्ट मेथड से मेरे पास आया, देख लो कितना लंबा जा रहा है, सोचना भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि हो गया हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब ट्वाइस ऑफ इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन, अब किसी एक को पकड़ लो, इसका हो गया 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर, 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर। देखें क्या बात बनती है, सिंप्लीफाई करो तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर प्लस 8 एम आर स्क्वायर। अब जोड़ लो उसको, आंसर आ गया 9 एम आर स्क्वायर। पर पूरी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ा डायरेक्ट मेथड में। अब खैर ठीक है ना, मैंने तो डायरेक्ट कर लिया, हमारी तो आदत है, बट आप लोग वहां पे उलझ जाओगे। तो बेस्ट सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। आप दो रास्ते हैं आपके पास, आप थ्योरम यूज करके भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो मौका लग जाए वो कर देना। सोचते मत रह जाना कि हम हेड टेल करेंगे और इस मेथड से करेंगे, जो आ जाए वो लगा देना। तो मेरे ख्याल से ये एक फुल फ्लेश्ड बढ़िया सा प्रॉब्लम था, जो अब आप दिक्कत में नहीं आओगे। नेक्स्ट ये भी डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है ना, कि हमने क्या किया, एक डिस्क में से सेंटर से सिमेट्रिकली एक पार्ट रिमूव कर लिया। डिस्क छोड़ो रॉड से कर लो, ठीक है, रॉड छोड़ो स्फीयर से कर लो, स्फीयर छोड़ो हॉलो स्फीयर से कर लो, अरे जहां मर्जी वहां कर लो, ठीक है ना। तो अगर कोई सिमेट्रिकल पार्ट आप इस तरीके से कट करते हो तो थ्योरम ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट कटेड सिमेट्रिकली का फॉर्मूला सेम रहता है। तो जैसे ही हमने देखा कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर रहेगा, जहां एम हो जाएगा पूरी डिस्क का मास। तो अब अगर ये कटेड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो उसी सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट हो जाएगा हाफ एम डैश आर स्क्वायर। बस यहां केयरफुल ये रहना है कि एम डैश इज मास ऑफ दिस पार्ट, समझ गए। तो मास ऑफ दिस पार्ट, तो जो भी ये पार्ट, अब जैसे बोले हमने 1/4 डिस्क निकाल ली तो यहाँ m/4 डाल देना, और क्या हो गया। हाफ डिस्क निकाल ली तो हाफ डाल दो, m/2 डाल दो, तो जितना पोर्शन काटा उतना पोर्शन पुट कर दो। चलो मैं सवाल बना देता हूँ। कहता ना हमने 1/4 निकाला जी, ना हमने हाफ निकाला, हमने तो 30 डिग्री का सेगमेंट निकाला ठीक है ना, अभी बिल्कुल ही अलग। तो कहता हमने 30 डिग्री का सेगमेंट निकाला, तो आपको बड़ी अच्छी बात है, खुशी हुई जान करके। 30 डिग्री का आपने जो सेगमेंट निकाला, अब इस 30 डिग्री सेगमेंट का मास निकालोगे। कैसे निकालोगे, एंगल के प्रोपोर्शन में मास डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और क्या ही है। तो ये हो गया टोटल मास बाय टोटल एंगल, ठीक है ना। 360 डिग्री भी डाल सकते हो, यहाँ 360 डिग्री डालोगे तो यहाँ पर आपके पास डिग्री में रिजल्ट आना चाहिए, रेडियन में कर रहे हो तो रेडियन में आना चाहिए, इनटू अब 30 डिग्री हो गया हमारा π/6, तो आंसर आ गया m/12। देख रहे हो आप, तो यहां से आई कटेड की वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ m/12 इंटू आर स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट आ गया m/24 आर स्क्वायर। तो आई थिंक आराम से आ गया होगा। अब आप इस सिमेट्रिकल वाले में अटकोगे नहीं, जैसा भी पूछा गया धड़ाम से निकाल दो इस रिजल्ट को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो टॉर्क, टॉर्क पे भी जबरदस्त है, ठीक है ना। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन का सवाल रखा है। तो फिलहाल टॉर्क होती क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तरीका क्या होता है। तो टॉर्क निकालते वक्त बेसिक ये होता है, टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी जब हम फोर्स को किसी पॉइंट मास पर किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं, तो पहले जिस पॉइंट पर हमने इसको अप्लाई करा, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, हमने इस जगह पर ये फोर्स को अप्लाई कर दिया, तो इसलिए इसको बोला हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओके, अब आगे की कहानी सुनो। तो आपने फोर्स अप्लाई कर दी, ये फोर्स ऐसा है, ठीक है ना। अब ये आप देख रहे हैं, इसको बोलेंगे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दिस इज कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन होती है, इस लाइन को बोला जाता है मोमेंट आर्म, ठीक है, मोमेंट आर्म। तो यहां से यहां तक की ये जो लेंथ होगी इसको बोलेंगे मोमेंट आर्म। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे आर वेक्टर से। तो कहां से कहां तक, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो जिसके अबाउट टर्निंग इफेक्ट देखा जाना है, अब फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे, ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट टर्निंग इफेक्ट देखा जा रहा है, ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट फोर्स एक्ट कर रही है। दोनों पॉइंट को समझ लो। तो टर्निंग इफेक्ट जिसके अबाउट देखा जा रहा है वो एक्सिस का काम करेगा, जिसके अबाउट फोर्स लग रही है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का काम करेगा। लेट्स से दैट इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x2 y2 z2, कॉमा आप लगा लेना। तो r वेक्टर हो गया डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप और डेल्टा z k कैप। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया। फोर्स भी आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, और मान लो ये फोर्स दे रखी है f x i कैप और f y j कैप और f z k कैप।
तो पहले तो वेक्टर मेथड, तो टॉर्क निकालने का वेक्टर मेथड जो है, जो बेसिक मेथड है वो है आर क्रॉस एफ, ठीक है ना। तो आप टर्निंग इफेक्ट निकालना चाहते हो इस पॉइंट के अबाउट, आप आर क्रॉस एफ कर दो। आर वेक्टर से सबसे पहले आई जे के लगाओ, डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, यहाँ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, इधर एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, यहां से आप टॉर्क निकाल लो, ठीक है ना, अपना क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए। दूसरा है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड बड़ा बढ़िया सा मेथड होता है और जनरली जितने ज्योमेट्रिकल डायग्रामेटिक प्रॉब्लम होते हैं हम उसमें वही यूज करते हैं। तो देखो, अब हमें ये फोर्स दे रखी है, ये हमें मोमेंट आर्म दे रखी है, और इधर का हमें एंगल वैंगल कुछ दे रखा है। लेट्स से दैट ये एंगल हमें थीटा दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, फिजिक्स आती है, फोर्स के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो फोर्स के कंपोनेंट दो लाइन पर होते हैं, इसको हम रेडियल लाइन भी नाम देते हैं, तो मोमेंट आर्म को हम रेडियल लाइन भी नाम देते हैं। तो इधर जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, और इस मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, फोर्स के दो कंपोनेंट कर लिए, रेडियल और टेंजेंशियल। अब ये जो रेडियल वाला है, ठीक है ना, ये रेडियल वाला इस मोमेंट आर्म के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, यानी आर वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल है, इस वजह से इसका कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली। तो मान लो मैंने बॉडी को यहाँ इंच कर दिया, तो ये वो पॉइंट हो गया जिसके अबाउट बॉडी का टर्निंग इफेक्ट होगा। अब मैं बॉडी को यूं पकड़ के खींच रहा हूं, यानी रेडियल एक्सिस के अलॉन्ग ही खींच रहा हूं, घूम तोड़ ना रही है, ठीक है ना, यानी रेडियल फोर्स कोई टॉर्क नहीं देती। अब ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, देखो घुमा रही है ना, तो ये टर्निंग इफेक्ट ला रही है, तो जो टॉर्क देता है वो टेंजेंशियल होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड ये है, तो क्योंकि ये आर और ये एफ आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करें तो आर एफ साइन 90 हो जाएगा। यानी कि टॉर्क का मेरे से कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा मेरे हिसाब से तो मैग्नीट्यूड है आर एफ। हाँ, शर्त ये आर और एफ आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो मैंने देखा आर तो ये ही रहा, एफ ये रहा, इसके परपेंडिकुलर है, तो आर टाइम्स एफ टी, ये हो गया हमारे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड। मेरे ख्याल से इतना समझ गए होगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करते हुए हम टॉर्क को निकाल के दे सकते हैं। अब टॉर्क से क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट से क्या आएगा, अब जैसे वहां फोर्स लगाने पर एक्सेलरेशन आता था, तो यहां टॉर्क लगाने पर एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। तो इसलिए जो भी टॉर्क होती है हम रोटेशनल मोशन में उसे आई अल्फा से रिप्लेस करते हैं। तो जैसे वहां एम ए से रिप्लेस करते थे, एम का रोटेशनल एनालॉगस यहां पर आई है, यानी एम का रिप्लेसमेंट रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ए का रोटेशनल एनालॉगस यहां पर अल्फा है। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डेफिनेशन में ऐसे भी बोला जाता है, इट इज रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मास, ठीक है ना। यानी जहां जहां मास आ रहा था, कहां पर, ट्रांसलेटरी मोशन में, रोटेटरी मोशन में, वहां वहां आई रिप्लेस हो जाएगा। ये सिंपल सा इसका मीनिंग है। तो जो भी टॉर्क निकली आप आई अल्फा के बराबर डाल सकते हो, यहां से एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे ही आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और अगर ये कांस्टेंट है तो आप अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, बस वही फॉर्मेट है, एंगुलर मोशन में चेंज हो गया, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वही हमारी थर्ड इक्वेशन रही, ठीक है ना। थीटा बराबर ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाय 2 इंटू टी, ये हम तब अप्लाई करते हैं जब इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी हो और अल्फा कांस्टेंट दे रखा हो। तो ये कुल मिलाकर के हमारा पूरा इसका डायनामिक्स का पार्ट और ये इसका काइनेमेटिक्स का पार्ट एक साथ क्लब होता है। तो टॉर्क निकालने का बेसिक आ गया, डायरेक्ट मेथड आपको टॉर्क निकालने का आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट देखते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो कहानी ऐसी है, ये दो पर्सन है, ठीक है ना, जैसा आपको दिख रहा है, इसका मास हम m1 ले लेते हैं, इसका मास हम m2 ले लेते हैं, दोनों एक प्लैंक पर खड़े हुए। अब क्वेश्चन में ये भी हो सकता है इस प्लैंक का मास हो या ये प्लैंक मासलेस हो, ठीक है ना, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको मासलेस लेते हुए चलते हैं, या हम इसको अगर मास वाला प्लैंक भी लेते हुए चलते हैं तो सारा मास इसका सेंटर पर कंसंट्रेटेड है और mg इस तरीके से इस प्लैंक का एक्ट कर रहा है। अब जानते हो ऐसा क्यों लिया, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट हम इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट के अबाउट हम टर्निंग इफेक्ट देख रहे हैं, अगर उस पे फोर्स लगाई जाए तो वो फोर्स कोई टॉर्क नहीं देती, आपके सामने घूम नहीं रहा, ठीक है ना। हाँ, टॉर्क कब मिलती है, जब वो टर्न, जिस पॉइंट पर टर्निंग इफेक्ट देखना हो उससे अलग हट करके लगे, रेडियल ना हो, टेंजेंशियल हो। और अगर एंगल पर है तो रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट करो, रेडियल बर्बाद हो जाएगा, टेंजेंशियल वाले का टॉर्क ले लो, ये खेल होता है। तो अब दोनों के मासेस हमने देख लिए, दोनों का मोमेंट आर्म देख लेते हैं। ये मोमेंट आर्म है R1 और ये मोमेंट आर्म है R2। अब अगर ये प्लैंक हॉरिजॉन्टल है तो पहले तो इसका जो वेट है, इसका टॉर्क स्वाहा 0, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये कहां से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है हमारा उस पॉइंट से जिसके अबाउट हमें टर्निंग इफेक्ट देखना है, ठीक है ना। अब ये प्लैंक हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या निकला, इसकी टॉर्क यहां लग रही होगी, बाई फोर्स हमने लगाई m1g,
इसकी फोर्स हमने इधर लगाई m2g, हमने फट से देखा मोमेंट आर्म और फोर्स परपेंडिकुलर है, इसकी टॉर्क हमें इधर मिलेगी। अब इधर को हम टेक्निकली बोलेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क है, और इसकी टॉर्क हमें इधर मिलेगी, इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो अगर कोई चीज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, यही है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, तो कोई चीज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट टॉर्क जीरो है। तो मैं लैंग्वेज लिखता हूं, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि अगर कोई चीज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, तो कोई चीज अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क उस पे जीरो होगी। इसका मतलब जितनी क्लॉकवाइज टॉर्क होगी उतनी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगी। सही है, तो इसका हम ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं m1g इंटू R1 बराबर m2g इंटू R2। यही कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो इसको हम बोलते हैं लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। इस तरीके से करके हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। वो तराजू जो होता है उसके प्रिंसिपल को भी आप इसी पे बेस्ड कर सकते हो। तो आई थिंक ये सिंपल समझ आ गया होगा। एक लाइन का सेंटेंस बोलो, कुछ नहीं होता, टॉर्क बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस कर लो, यही मूवमेंट, यही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अब आप देख रहे हो यहां पर ये प्रॉब्लम है, ये पेटेंटेड प्रॉब्लम है, इसी तरीके का प्रॉब्लम इसके अंदर बरसों से आ रहा है। ये धागे बंधे हैं, अब धागों की जगह यहां पर अगर दो नाइफ एजेस लगा दें तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। तो या तो टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों में ही खेल होता है, ठीक है ना। तो अब हम इस प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम कैसे करना है, ये कह रहे यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मीटर स्केल, तो यानी इसकी लेंथ हमें दे रखी है पूरी की पूरी 1 मीटर। मैं इसको यहां कहीं लिख लेता हूं, 1 मीटर की इसकी लेंथ दे रखी है स्केल की। आगे ऑफ मास स्मॉल m, ठीक है ना, तो इसका मास हमें दे रखा है m, इज सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट टू एंड ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2m, ठीक है ना। तो एक बॉडी है जिसका मास 2m है जो हमने इसके ऊपर रखी, तो ये रही 2m मास की बॉडी, प्लेस्ड ऑन द 75 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो एक एंड से 75 सेंटीमीटर पर है, तो दूसरे एंड से 25 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। बेसिकली हम इसको L/4 लिख रहे हैं, तो जनरलाइज भी कर सकते हो, वैल्यू बेस भी कर सकते हो। यहां से इसका डिस्टेंस हो गया 75 सेंटीमीटर, ये mg हो गया 50 सेंटीमीटर पर, और इधर भी हो गया 50 सेंटीमीटर। ये सब तरफ से डिस्टेंस क्यों मार्क कर रहे हैं, ताकि हम इसमें जो हमारा r वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को फटाफट से लिख सके। डिस्टेंस नहीं मार्क करेंगे तो r छूट जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर की टेंशन बताओ। अब देखो ये प्रॉब्लम कैसे करते हैं, क्योंकि ना ये रॉड ट्रांसलेट कर रही है ना रोटेट कर रही है। तो जब कोई चीज ना ट्रांसलेट करे ना रोटेट करे, पहले कंसेप्ट है उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ये थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स मस्ट बी जीरो एज वेल एज नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो, ठीक है ना। तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो एज वेल एज नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो, यानी फोर्सेस भी बैलेंस होती हैं, टॉर्क भी बैलेंस होती है। अब अगर हमारे पास दो ही वेरिएबल है तो हम टॉर्क बैलेंस से भी निकाल सकते हैं इसको, और फोर्स बैलेंस से भी इक्वेशन प्लान करके निकाल सकते हैं। तो मैं तरीका बताता हूं। तो अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर होगा। अब नीचे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, एक तो ये mg लग गया, एक इसका 2mg लग गया, सही है। तो हमने फोर्सेस को अगर बैलेंस किया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा T1 प्लस T2 मिल करके हमारे 3mg के बराबर हो जाएंगे, राइट। ये हो गई हमारी फोर्स बैलेंस से इससे बनने वाली इक्वेशन। अब इंसान टॉर्क बैलेंस करता है। अब उससे पूछो टॉर्क किसके अबाउट बैलेंस करोगे, पता नहीं, अंदर से आ जाए सेंटर के अबाउट कर लेंगे। ऐसा क्यों, जब कोई चीज रोटेट नहीं कर रही तो सेंटर से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, नहीं कर रही, ठीक है ना। तो आप टॉर्क को किसी के भी अबाउट बैलेंस कर देते हो, ठीक है ना। अब यहां बोल दो किसी के भी अबाउट बैलेंस कर लो तो और ज्यादा कंफ्यूजन, तो किसके अबाउट करें, ठीक है ना। तो सुनो, हम यहां पर पॉइंट ऑफ, यहां पर जो हम टर्निंग इफेक्ट देखेंगे, यानी कि जिसके अबाउट हम टॉर्क बैलेंस करेंगे, वो ले लो आप किसी वेरिएबल पर, ठीक है ना, जैसे मैंने इस जगह पर ले लिया। तो वेरिएबल पर जब हम ये क्रॉस मार्क कर देते हैं, टर्निंग इफेक्ट देखते हैं, तो इसका फायदा क्या होता है, जो उससे पास कर रहा होता है वेरिएबल फोर्स, उसका टर्निंग इफेक्ट आता ही नहीं, जीरो हो जाता है। तो जब एक वेरिएबल गायब हो गया तो बाकी बचे दो वेरिएबल, बाकी बचा एक वेरिएबल, उसका आंसर फट से आ जाएगा। तो एक बार इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लो, एक बार इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लो, एक इसके अबाउट करोगे तो T2 आ जाएगा, इसके अबाउट करोगे तो T1 आ जाएगा, गेम ओवर। फोर्स बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ गए। तो ये तरीका है जो अल्टरनेटिवली आप यूज कर सकते हो। अब इसके अबाउट टॉर्क कौन देगा, ये दोनों mg देंगे और ये T2 देगा। अब T2 के लिए ये इसका r हो जाएगा, इस mg के लिए ये r हो जाएगा, इस 2mg के लिए ये r हो जाएगा। इन दोनों के टॉर्क देखोगे तो ये हमें मिल रहे हैं कैसे, क्लॉकवाइज मिल रहे हैं। इसका टॉर्क देखोगे तो ये हमें मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर कर देते हैं। तो अब हम टॉर्क बैलेंस पर आते हैं। तो टॉर्क बैलेंस हम करने जा रहे हैं अबाउट T1,
ठीक है, तो T1 का टॉर्क तो 0 हो गया, या अबाउट ए लिख लो सबसे बेटर, तो अबाउट ए। अब कौन कौन टॉर्क देगा, ये mg, इसका यहां से डिस्टेंस हो गया 50 सेंटी, एज इट इज रहने दो, तो mg इंटू 50, सही है। ये ध्यान रखना, क्लॉकवाइज वाले एक साथ और एंटी क्लॉकवाइज वाले दूसरी तरफ। तो ये टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज, ये टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज, तो 50 और ये हो गया 75, तो प्लस 2 mg इंटू 75 इक्वल्स टू, अब T2 का टॉर्क देखोगे तो T2 इंटू 100 सेंटीमीटर में ही लिखो, और यहां से आप देख सकते हो इजीली हमारे पास T2 का वैल्यू आ गया। ये बन गया 150, 150 और 50 200, तो 200 mg बराबर 100 T2। यहां से T2 का वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ गया, विच इज इक्वल्स टू 2 mg, सही है। तो आपने T2 निकाल लिया, किसके अबाउट, टॉर्क बैलेंस करके A के अबाउट। अब क्या करेंगे, अब सर B के अबाउट कर लेते हैं। अरे जब फोर्स की इक्वेशन लिख ली तो B के अबाउट भी क्यों करना, ठीक है। आपको सर ये तो मतलब गलत बात है, तो फोर्स की इक्वेशन हमने लिख ली तो हम B के अबाउट भी क्यों करें, पुट करके डायरेक्ट T2 की T1 या T2 की वैल्यू दे देंगे। तो T2 पता है, पुट कर लो, T1 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई mg के बराबर। तो थोड़ा स्मार्टली चलो, ठीक है ना, फोर्स बैलेंस लगा लो और किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लो, गेम फटाफट से आपका इसका सवाल का ओवर हो जाएगा, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा। तो T1 की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, mg के बराबर। राइट आंसर ढूंढते हैं, तो T1 इज mg एंड T2 इज 2 mg, दैट मींस हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए वाला। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब अगर ये थ्रेड नहीं होते, इधर नाइफ एजेस लगी होती, तो इनकी जगह नॉर्मल रिएक्शन आ जाता, वैल्यू वही रहती, बस नाम चेंज हो जाता है n1 n2, और कुछ नहीं होता इससे ज्यादा। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट देखो, टॉपलिंग। सारे डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं टॉपलिंग में, ठीक है ना। बेहद आसान कंसेप्ट है टॉपलिंग। टॉपलिंग में क्या होता है, एक फोर्स लग रही होती है जो बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट लाती है। अब हमें क्या करना होता है, नहीं फोर्स नहीं, इस फोर्स की वो वैल्यू पता करनी होती है कि इसको जस्ट टॉपल करा दे, यानी लिमिटिंग कंडीशन। तो करना कुछ नहीं है, टॉपल कराने वाली फोर्स, ठीक है ना, और रोकने वाली फोर्स को बैलेंस करना है, यहीं पर गेम ओवर हो जाएगा। तो अब आपने क्या किया, इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर, इस क्यूबिकल ब्लॉक का हम कुछ डायमेंशन ले लेते हैं। लेट अस से दैट इस क्यूबिकल ब्लॉक का डायमेंशन हमने ले लिया a, तो साइड लेंथ हमने a ले ली, ठीक है। अब जब हम इसको इधर से धक्का मारेंगे तो इसका टर्निंग इफेक्ट इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, देखो आपके सामने, ये इस तरीके से इसके अबाउट टर्निंग इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब करना क्या है हमें, जब ये फोर्स हमने इसके अबाउट लगाई है और इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट ला रही है और हमें इस फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी घुमाने वाली टॉर्क और रोकने वाली टॉर्क को बैलेंस करना है, दैट्स इट। अब पहले फोर्सेस लगाते हैं। देखो सरफेस का रफ होना बड़ा जरूरी है, अगर रफ नहीं हुआ तो ये आगे खिसक जाएगा, टर्निंग इफेक्ट कहां से आएगा, तो सरफेस रफ होगा और लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट इसके अबाउट देख रहे हैं, इसलिए फ्रिक्शन का टॉर्क स्वाहा 0 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब रोकने वाला कौन बचा, ये रहा सेंटर, सेंटर से नीचे की तरफ आ गया mg। तो अब इस पॉइंट के अबाउट आप चेक करोगे तो ये रहा फोर्स और ये इस पे गिराया गया परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया a/2। तो mg का टॉर्क हो गया, आप देख सकते हो कौन से सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और f का टॉर्क देखना है तो इसके लाइन ऑफ एक्शन को आप आगे बढ़ा दो, तो इस तरीके से आगे बढ़ा दो और इधर लगा दो, ठीक है ना। यहां से ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर कितना है क्वेश्चन में गिवन होगा, लेट्स से दैट ये h है, तो f का जो टॉर्क हमें मिलेगा, जो टर्निंग इफेक्ट ला रहा है, वो टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो f इंटू h, अगर हमें इसे टॉपल कराना है, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg इंटू a/2, ठीक है ना, mg इंटू a/2। यहां से आप क्या कर सकते हो, f की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, विच मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg इंटू a/2 टाइम्स हमारा हो गया h। तो आई थिंक कोई दिक्कत इसके अंदर आई ही नहीं आपको, ठीक है ना। तो ये पूरी तरीके से हमने सवाल को स्वाहा करके रख दिया, जो कि हमारा टर्निंग इफेक्ट का सवाल था। अब इसमें क्या सवाल आया है, तो ये बिल्कुल पिक्चर डायग्राम अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। अब इसमें ये एग्जांपल आया है, बरसों से यही चला आ रहा है। एक बार आईआईटी में क्या पूछ लिया गया, मेडिकल वाले इसके पीछे पड़ गए कि यार यही कराओ यही कराओ, ठीक है। तो फोर्स लगा दी बिल्कुल टॉप से, कहता बता दो इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, कि ये जस्ट टॉपल करना शुरू करते हैं। तो बता दो क्या ही जा रहा है, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाओ, ये टर्निंग इफेक्ट इसके अबाउट आएगा, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया a, यहां से mg पकड़ो लगा दो, mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ले लो, ये हो गया a/2। अब इसका टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज है, इसका टर्निंग इफेक्ट क्लॉकवाइज है, घुमाना चाहते हो तो एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्लॉकवाइज। तो f इंटू a ग्रेटर देन इक्वल टू mg इंटू a/2, और यहां से a कैंसिल हुआ, तो f की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो गई mg/2 के बराबर।
ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर टॉपल कराने की हमने कंडीशन मान दी। अब लेक्चर्स के अंदर आप देखो स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग, टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग, ये सब हम खेल जाते हैं जो अपने सक्षम प्लस के लेक्चर्स हैं, बहुत एडवांस लेवल तक हम लोग उसके अंदर चलते हैं। तो आई थिंक उन बच्चों के लिए तो मजाक की चीज है कि टर्निंग इफेक्ट हम किस तरीके से देखेंगे तो बड़े इजीली आप देख लोगे, ठीक है ना। तो आई थिंक इसमें अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी खूब डिटेल में हमने किया हुआ है, ठीक है ना। अब इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, जैसे ये पेन मेरे पास था, छोड़ा, घूमा, घूमा तो इनिशियली एक्सेलरेशन होगा, तो जिस पॉइंट पर इसको छोड़ा छोड़ते ही इसका एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। साथ में मॉडिफिकेशन, अब सर्कुलर मोशन में घुस जाएगा, कहेगा अपना क्या नाम है उसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बताओ, और कहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ, ऐसे ऐसे सवाल भी पूछना शुरू कर देता है। बताता हूं, देखो सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्या है। तो जब भी आपको इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो आपने बॉडी पकड़ ली और ये उसके सेंटर और पॉइंट सेंटर और जिस पॉइंट पर बॉडी हिंज्ड है उससे पास करने वाली ये लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन का नाम हम रेडियल लाइन कर लेते हैं, सही है। अब हम बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स लगाएंगे, तो ऑब्वियसली सेंटर से सीओएम से लगने वाली जो फोर्स हो गई वो हो गई mg। तो इस तरीके से ये mg एक्ट कर रहा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये डिस्टेंस होगा h। कई बार क्या होता है यहां लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन में पूछ लेता है, मैं सवाल में पूछ लूंगा आपसे, खाली अल्फा नहीं नॉर्मल रिएक्शन भी पूछूंगा, देखना आप कैसे निकालेंगे। सारा का सारा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अब करना क्या है, नहीं कोई दाएं बाएं काम नहीं करना, कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करना। यहां पर हम प्रॉपर तरीका पकड़ेंगे, हम यहाँ दो एक्सिस बनाएंगे, रेडियल और टेंजेंशियल, ठीक है ना। तो रेडियल तो आपके सामने रही और टेंजेंशियल हमने ये बना ली। तो हमने दो एक्सिस बना ली, रेडियल और टेंजेंशियल। कंसेप्ट ध्यान से सीखना, कंसेप्ट आएगा तो कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे, कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है। रेडियल और टेंजेंशियल एक्सिस। अब जाहिर सी बात है ये mg ना रेडियल पे आ रहा है ना टेंजेंशियल पर आ रहा है, तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो अब कंपोनेंट के लिए हमें एंगल चाहिए होगा। अब एंगल डिपेंड करता है, जैसे सपोज करो ये एंगल हमें थीटा दे रखा है, अब ये एंगल हमें थीटा दे रखा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इधर ये थीटा आ जाएगा, ऐसे करके एंगल ढूंढ लो। तो यहां पर mg का कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा mg cos थीटा और इधर mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, ठीक है ना। ये हो गया mg का रेडियल कंपोनेंट, और रेडियल कभी भी कोई टॉर्क नहीं देता, टॉर्क देता है सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब टॉर्क के लिए फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होते हैं, तो फोर्स तो आपके सामने रही mg cos थीटा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास ये हो गया h, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमने सबसे पहले अल्फा निकालना है, इसके लिए हमें टॉर्क चाहिए थी, टॉर्क के लिए हमने एक्सिस रिजॉल्व कर ली, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से समझ आ गया। सबसे पहले आपने क्या किया, रेडियल टेंजेंशियल एक्सिस बना ली, mg लगाया और उसके कंपोनेंट मार दिए, ठीक है ना। अब जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो टॉर्क देगा, तो आपने टॉर्क निकालनी है। टॉर्क हो जाएगा F टेंजेंशियल इंटू R, और ये टॉर्क हमारे पास आ जाएगी mg, रटना मत, cos थीटा इंटू h। और जैसे ही हमारे पास टॉर्क आ गई, हमने फट से इस टॉर्क को आई अल्फा के बराबर डाला। आई जहां पर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डायरेक्ट तो पता नहीं होगा, इसे निकालने के लिए आपको अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टॉर्क हो गया mg cos थीटा इंटू h बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन टाइम्स h, यहां सॉरी टाइम्स अल्फा। यहां से आपने अल्फा की वैल्यू ले ली। अब वो कहेगा तुरंत दोनों एक्सेलरेशन बताओ, सेंट्रिपिटल बताओ और टेंजेंशियल बताओ। अब हम यहां पे क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट। हमने देखा कि इसकी, चलो मैं कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा यहां पे, तो इस तरफ जो एक्सेलरेशन हो गया ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस तरफ जो एक्सेलरेशन हो गया वो हो गया सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो सेंटर की तरफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर लिख लो, ठीक है। अब या फिर v स्क्वायर बाय आर लिख लो, क्योंकि इनिशियली ओमेगा 0 था तो इसलिए इनिशियली सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन 0 हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा आर अल्फा के बराबर हो गया। आर यहां पर हमारा वही सेंटर ऑफ मास से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू h अल्फा आ गई। तो आपने दोनों एक्सेलरेशन यहां पर निकाल दिए, एक 0 है और एक यहां पर वैल्यू ले रहा है। अब वो कहेगा हिंज पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन बताओ। हमें क्या पता कितनी लग रही है, बिल्कुल अनजाने में नहीं रहो, ठीक है ना। तो हिंज पर भी नॉर्मल रिएक्शन दो मान लो, एक लग रही है इधर की तरफ, इसको बोलेंगे NT, और एक लग रही है इधर की तरफ, इसको बोलेंगे NR। ऐसे ही लगा दी। आप कहोगे राइट क्यों लगाई, इधर की तरफ क्यों लगाई, ऐसे ही लगा दी, ठीक है ना। सही होगी तो पॉजिटिव आएगी, गलत होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अब कैसे करेंगे, अब हम यहां पर इन फोर्सेस को निकालने के लिए तो 4 स्टेप है, ये चौथी स्टेप सबसे डिटेल्ड स्टेप होती है। इतने तक नहीं पूछते, पूछ लें अगर किस्मत खराब चल रही हो तो कुछ भी पूछ लें। तो अब इस चौथी स्टेप को कैसे करेंगे, नेट फोर्स बराबर ma से।
तो हम सॉल्व करेंगे रेडियल एक्सिस। तो रेडियल एक्सिस पर जो नेट फोर्स है, ठीक है ना, नेट रेडियल फोर्स है, एफ नेट रेडियल, दिस इज इक्वल्स टू एम ए सी। अब क्योंकि एसी बेचारा जीरो है इसलिए रेडियल फोर्स जीरो होगी, तो रेडियल में कौन आ गया, एन आर आ गया और एम जी साइन थीटा, तो एन आर प्लस एम जी साइन थीटा बराबर जीरो। सही है। तो जिन जो पूछ रहे थे इधर ही क्यों लगाया, लो भाई खुद लगा लो, एन आर बराबर माइनस एम जी साइन थीटा। तो यहां से पता चल गया कि ये जो रेडियल वाला नॉर्मल रिएक्शन है ये इधर ना लग करके इधर लगेगा, खत्म काम। तो जहां नहीं पता वहां नहीं पता, अनजाने बन जाओ। अब टेंजेंशियल वाली, तो एफ नेट टेंजेंशियल, ठीक है ना, इसको हम डालेंगे एम ए टी के बराबर। अब एफ नेट टेंजेंशियल कितना हो गया, ये ए टी का डायरेक्शन है, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एन टी, तो एम जी कॉस थीटा ही है ना, चेक कर लो, हाँ, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एन टी इक्वल्स टू एम ए टी, और ए टी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, यहां से आप टेंजेंशियल नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो। ये रेडियल हो गई, रिजल्टेंट हो गया अंडर रूट एन आर स्क्वायर प्लस एन टी स्क्वायर। ये तो फुल फ्लेज्ड डिटेल्ड सवाल, जब आपकी किस्मत खराब चल रही होती है एग्जामिनर यही पूछता है, अब अच्छी चल रही है, ठीक है ना, तो फिर इतना सा पूछ लेगा बुरी चल रही है तो पूरा एन तक पूछेगा, तो मैं मान के चल रहा हूं बुरी चल रही है तो हम लास्ट तक पहुंचेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है, पहले डायग्राम बनाते हैं। कहता है यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल। डायग्राम में ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है, तो रॉड को हॉरिजॉन्टल रखा गया था बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग अटैच टू इट्स टू एंड। तो ये दो वर्टिकल स्ट्रिंग्स है जो हमने इसके दोनों एंड्स पर बांध रखी थी इस तरीके से। रॉड का मास एम है, लेंथ हमें एल दे रखी है। ओके, आगे आगे ये बोल रहा है वन ऑफ द स्ट्रिंग इज कट, एक स्ट्रिंग काट दी तो ये तो झूल जाएगी बेचारी नीचे, तो ये कह रहा है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एज सून एज इट इज कट। तो चलो इसको काट देते हैं। अब जैसे ही इसको काटा ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, तो ये कह रहा है तुरंत एंगुलर एक्सेलरेशन बता दो। मैं तो कहता हूं तू टेंशन भी बता दो, क्या ही डर है, ठीक है ना, आपको सर ज्यादा हो गया। चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहला काम हम बनाएंगे रेडियल और टेंजेंशियल एक्सिस। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सही है। तो ये लाइन हो गई रेडियल लाइन और ये लाइन हो गई टेंजेंशियल लाइन, ये जरूर बना लो। अब फट से फोर्सेस लगाओ। फोर्सेस के नाम पे नीचे आ गया एमजी। एमजी का कोई कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टेंजेंशियल की तरफ है। यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एल बाई टू। आप देख रहे हो ना कितनी हेल्प कर दी मेडिकल वाले ने डायग्राम ऐसा दे करके, तो मजे आ गए हमारे। अब हम सबसे पहले टॉर्क लिखेंगे। तो पहली स्टेप होगी टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू होगी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम जी एल बाई टू, जिसको हमने डाला आई अल्फा के बराबर। आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब रॉड में अगर एक्सिस कॉर्नर से पास करे तो कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी नहीं यूज करनी, डायरेक्ट पता है 1/3 ml स्क्वायर चेप दो। तो यहां पर हम इसको डाल देते हैं एम जी एल बाई टू को 1/3 ml स्क्वायर अल्फा। तो आप देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3g/2l। तो जितना इसने सवाल पूछा ये तो हमने फट से कर दिया, आधे मिनट के अंदर आपका ये सवाल छूमंतर हो जाएगा, 3g/2l। अब मैंने तो आगे भी आपसे पूछा है, मैंने तो कहा टेंशन भी बताओ। अब आप सीक्वेंस फॉलो करोगे एसी और एटी वाला। तो एसी और एटी वाला सीक्वेंस देखते हैं। तो इस तरफ जो एक्सेलरेशन हुआ दैट इज कॉल्ड एटी, और इस तरफ जो एक्सेलरेशन हुआ दैट इज कॉल्ड एसी। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो तो जीरो हो गई क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं है इसके पास, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो हो गई आर अल्फा के बराबर। आर की जगह मेरे पास आ गया ये डिस्टेंस यानी एल बाई टू, और अल्फा की जगह हमने 3g/2l लिख रखा है। एल एल कटा, आंसर आ गया 3g/4। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, टेंशन लगाते हैं। तो टेंशन लगाएं यहां पर, हमें क्या पता, हमने तो ऐसे ही टी आर और टी टी, ठीक है ना। तो टेंजेंशियल और रेडियल टेंशन ले ली, ऐसे ही ले ली, ठीक है ना। होगी तो आएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। तो पहले रेडियल एक्सिस सॉल्व करते हैं। तो नेट रेडियल फोर्स एफ नेट रेडियल को हमने एम ए सी डाला, पर एसी जीरो है तो ये जीरो हो गया। अब रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही है टी आर लग रहा है और कोई एमजी का कंपोनेंट नहीं आ रहा, तो टी आर भी जीरो हो गया। यानी इस सिचुएशन में रेडियल टेंशन आएगी नहीं, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है, इतना बढ़िया कंसेप्ट है। अब हम आ जाते हैं टेंजेंशियल एक्सिस पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो mg माइनस टेंजेंशियल टेंशन इक्वल्स टू MAT, सही है। अब इससे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू 3g/4। तो यहां से आप देखो टी का वैल्यू हमारे पास आ गया mg/4। तो आई थिंक अब आप कहीं नहीं अटक सकते, अब आप इस सवाल को कर सकते हो। तो हो गया बढ़िया से रिवीजन आपका। पूरा इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन और जो हिंज पर लगने वाली फोर्स है या टेंशन है उन सब का मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया। नेक्स्ट अब चलते हैं।
नेक्स्ट आप देख रहे हो ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी में, ये भी खूब दबा के प्रॉब्लम पूछा जाता है। अब इसका भी शॉर्टकट भी है, सारी चीजें मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या सीक्वेंस है, ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है और ये जो डिस्क दे रखी है, पुली को हम डिस्क ही लेते हैं, ठीक है ना, ये रोटेट कर रही है। चेक भी कर लेना, पता चले वो रिंग लेते हुए चल रहा है, वो बताएगा क्या लेते हुए चल रहा है, नहीं बताया तो वो डिस्क ले लेना। सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, तो सेंटर के अबाउट डिस्क रोटेट करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कैपिटल आर लिखूं पहले मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। कहानी है हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, सारे कार्यक्रम करने हैं, इसकी वेलोसिटी भी निकालनी है, एच डिस्टेंस बाद कितनी होगी। तो ये काम करें कैसे जाएंगे, तो सुनो, सबसे पहले टेंजेंशियल और रेडियल के बीच का रिलेशन, तो ए इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले ए और अल्फा का रिलेशन अगर हम लिखें तो ए बराबर आर अल्फा आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, किसी को भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हम जो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो भी ट्रांसलेटरी मोशन करेगा उसकी नेट फोर्स एम ए के बराबर होगी, रोटेटरी करेगा टॉर्क आई अल्फा के बराबर होगी, ये सीक्वेंस होता है। तो यहां पर हमने इक्वेशन बनाई एम जी माइनस टी बराबर एम ए, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब रोटेटरी मोशन पर आते हैं, तो पुली यहां पर रोटेटरी मोशन कर रही है, ठीक है ना। अब पुली को रोटेट कराने वाला टॉर्क कौन होगा, एम जी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो हिंज से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो स्वाहा हो गया, ठीक है ना। तो इसको रोटेट कराने वाला कौन होगा, ये टेंशन होगा, टेंशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से कितना होगा आर, तो टेंशन का टॉर्क हो गया टी आर, तो टी आर बराबर आई अल्फा, दूसरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, यहां से टी की वैल्यू पकड़ ली, ये आ गई आई अल्फा बाय आर, इसको भी दूसरी इक्वेशन नहीं डाल रहा, इसको दूसरी इक्वेशन कर देता हूं और इनको उठा करके हम यहां पर डाल देते हैं। तो एम जी माइनस आई अल्फा बाय आर इक्वल्स टू एम, और ए की जगह भी डाल देते हैं हम आर अल्फा, सही है। इसको इधर लाओ, तो एम जी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस आई डिवाइडेड बाय आर टाइम्स अल्फा, ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया। तो अल्फा का वैल्यू आ गया एम जी आर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई, यही अब इसका शॉर्टकट बनेगा। यानी कि यहां पर हम अल्फा यानी ये एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ये डायरेक्ट निकालने का तरीका, आप इसको पूरे को सिस्टम ले लो, टेंशन से टेंशन कट जाएगी। अब ऐसा लग रहा है ये एम जी इसको घुमाने वाली टॉर्क दे रहा है, तो घुमाने वाली टॉर्क दी एम जी ने, ठीक है ना, तो कितनी दी एम जी इंटू आर, तो ये हो गया घुमाने वाली टॉर्क माइनस रोकने वाली टॉर्क, तो अगर कोई इधर लटक रहा होता तो वो रोकने वाली टॉर्क देता, तो घुमाने वाली टॉर्क माइनस रोकने वाली टॉर्क डिवाइडेड बाय सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये रोटेशनल एक्सिस। तो ये पॉइंट मास है, इसका हो गया एम आर स्क्वायर, और डिस्क का हमने अपना आई ले रखा है जिसको हम बाद में हाफ एम आर स्क्वायर डाल देंगे। तो इस तरीके से करते हुए आप ये अल्फा निकाल सकते हो बिना इन इक्वेशंस को बनाए डायरेक्ट, ठीक है ना। वंस यू हैव ऑब्टेन्ड अल्फा, अब तो ए दौड़ दौड़ के आएगा, ए बराबर आर अल्फा। अब मान लो आपको एच डिस्टेंस बाद इसकी स्पीड निकालनी है कि ये कितनी स्पीड अटेन कर लेगा, तो अंडर रूट 2ah लगा दो, ठीक है ना, क्या जा रहा है। और मान लो आपको पता करना है ये एच डिस्टेंस कितने टाइम में फॉल करेगा, हाफ ए टी स्क्वायर, यानी काइनेमेटिक्स लगा लो, आपका काम खत्म। अब इस पे बेस्ड एक और देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल, जैसे ये वाला दिखाता हूं। ये डिस्क है, सेंटर पर हिंज्ड है, हमने इधर एक मास टांग रखा है, लेट्स से दैट ये मास m1 है, और एक मास हमने इधर रखा हुआ है, ये मास हमारे पास m2 है, ठीक है ना। यहां पर डिस्क का मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है। एक चीज और बताऊं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो थ्रेड पुली के ऊपर से पास करता था उसमें टेंशन सेम ले रहे थे लॉज ऑफ मोशन में, क्योंकि पुली आइडियल हुआ करती थी, मासलेस हुआ करती थी। यहां जो आप देख रहे हो पुली के पास मास है, जब भी पुली के पास मास होगा दोनों तरफ की टेंशन अलग अलग हो जाएंगी, तो ये बात ध्यान रखना। तो इधर की टेंशन T1, इधर की टेंशन T2, इधर M1G, सही है। इसका जो mg है वो बर्बाद है, सेंटर से पास कर रहा है, इसका mg धरती पे बोझ है, कोई टॉर्क नहीं देगा, घुमाने वाली रोकने वाली, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये फोर्सेस हमारे पास आ गई, आप देख पा रहे हो। अच्छा, अब इस पे टेंशन T1, इस पे टेंशन T2, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए। अब पहले जज करेंगे कौन ट्रांसलेट कौन रोटेट। तो ये दोनों मासेस कर रहे हैं ट्रांसलेट ए से, और ये पुली जो है ये रोटेट कर रही है अल्फा से। अब अगर आप इक्वेशन वाइज चलोगे, तो मैं इक्वेशन बना के दिखा देता हूं ताकि डर नहीं रहे, तो और फिर डायरेक्ट लिखना सिखा दूंगा। तो इक्वेशन वाइज अगर हम चलें तो पहली तो बन गई ए बराबर आर अल्फा। अब इसकी बनाते हैं, तो इसकी इक्वेशन आ गई m1g माइनस T1 बराबर m1 एक्सेलरेशन की। इसकी इक्वेशन बनाए तो T2 रोकने वाला कोई नहीं बराबर m2a। अब पुली की इक्वेशन बनाए तो पुली को घुमाने वाला टॉर्क दे रहा है T1, रोकने वाला टॉर्क दे रहा है T2, तो T1r माइनस T2r
ठीक है ना, बराबर आई अल्फा। तो एक काम करो, ये आर नीचे टांग दो, तो T1 माइनस T2 बराबर आई अल्फा बाय आर। तो ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड और ये हो गई थर्ड। इन सब में एक ही वैल्यू डाल दो आर अल्फा के बराबर, तीनों को पकड़ के जोड़ दो। तीनों को जोड़ते ही आप देखो T1 T1 जाएगा, T2 T2 जाएगा, इधर बचेगा M1G इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा M1R प्लस M2R। ठीक, जी कहां गया, हाँ M1R प्लस M2R, ठीक है। और साथ साथ में हमारे पास आ जाएगा प्लस आई अल्फा डिवाइडेड बाय आर। अल्फा मैं बाहर लिख लेता हूं कॉमन करके, आई बाय आर अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई M1GR डिवाइडेड बाय M1R स्क्वायर प्लस M2R स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस आई। अब आप डायरेक्ट लिखने की सोचो, तो आपने बनाई सिस्टम बाउंड्री, ठीक है ना, T1 T1 खत्म, T2 T2 खत्म। घुमाने वाला टॉर्क दे रहा है M1G, कितना, M1G इंटू यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। तो घुमाने वाला टॉर्क हो गया M1GR डिवाइडेड बाय, और रोकने वाला कोई है ही नहीं इधर टॉर्क, ये सब कट पिट गए, तो डिवाइडेड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1R स्क्वायर, इसका M2R स्क्वायर, और पुली का हो गया I। तो शॉर्टकट भी तैयार हो गया, इक्वेशन भी तैयार हो गई, कंसेप्ट भी आ गया, तो एग्जाम में लगा के भी चले आना। तो यहां से अब आप ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन के प्रॉब्लम्स को आराम से खत्म कर सकते हो, डायरेक्ट खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो वर्क एनर्जी का कंसेप्ट। अब वर्क एनर्जी के कंसेप्ट में क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, जहां हम इसको लिख सकते हैं जैसे वहां पी स्क्वायर बाय 2m लिखते थे, वैसे ही यहाँ एल स्क्वायर बाय 2i, जहां एल को बोलते हैं हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट स्पिनिंग, यानी वो एक्सिस जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है। तो सिंपल रिजल्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब जो भी टोटल वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अगर एजेंट ना हो, नॉन कंजर्वेटिव ना हो, तो यहाँ पे भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पॉइंट मास नहीं है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त हाई टर्म सेंटर ऑफ मास की लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब वर्क डन निकालने के लिए वहां लिखते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये तब लगाते हैं टॉर्क इनटू थीटा जब टॉर्क कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन से निकलेगा। पावर, पावर होती थी वहां रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहां भी वही है, बट यहां जो निकलती है इंस्टेंटेनियस पावर, वो टॉर्क और ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट लेकर के निकलती है, जैसे वहां फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से आती थी। तो ये हो गए कुछ बेसिक फॉर्मूले जिन पे बेस्ड हमारे आगे वाले सवाल है। तो अब जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो ये पेटेंटेड प्रॉब्लम है, खूब पूछा गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप इजीली एग्जाम में करके आ जाओगे। ये कह रहे हैं थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ l इज हिंज्ड वर्टिकली अबव द फ्रिक्शनलेस पाइवोट। तो फ्रिक्शन है नहीं और इस रॉड को यहां से छोड़ दिया गया। अब यहां लीनियर वेलोसिटी की जगह आप लेते हुए चलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0 है। अब करना क्या है, विद व्हाट स्पीड डज द फ्री एंड, ये हो गया फ्री एंड ऑफ द रॉड स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो किस वेलोसिटी से, यानी हमें v निकाल के देना है जिससे फ्री एंड टकराएगा। हमें क्या पता कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, हम तो एक ही काम करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे। तो मानते हैं ओमेगा से ये पूरी रॉड टकरा रही है, सही है। तो अपना काम है पहले ओमेगा निकालना, बाकी तो हम सोच लेंगे क्या करना है। तो यहां पर कोई एजेंट नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, तो हम ये सवाल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो के आई प्लस यू आई इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ। ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। आई यहां पर रॉड का कॉर्नर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जो कि अपना 1/3 ml स्क्वायर हो गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली रॉड रेस्ट पर है, ये 0 हो गई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में पूरी लेंथ नहीं चाहिए, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो हाइट हमें जो चाहिए वो सेंटर ऑफ मास की चाहिए। ये हाइट यहां से हो गई, आप देख सकते हो रॉड की लेंथ कितनी दे रखी है, तो L दे रखी है, तो ये हाइट हो गई L/2। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई प्लस mg L/2, जैसा आपने चेन में सीखा था ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ, आई की जगह मैंने डाला 1/3 ml स्क्वायर टाइम्स ओमेगा, ठीक है ना, जिससे टकरा रही है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपना रेफरेंस पर आ गया। तो इधर से हम ये ओमेगा निकाल लेंगे, हाफ और हाफ चाहिए तो उड़ा दो। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3g डिवाइडेड बाय एल। चेक कर लो अच्छी तरीके से। तो 3g डिवाइडेड बाय एल, ये हमारे पास ओमेगा आ गया। पर वो ये तो पूछ ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है ये बताओ जी कि ये फ्री एंड जो है ये किस स्पीड से यहां पर टकराएगा। ओमेगा स्क्वायर था ये, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी √3g बाय एल। तो ये कह रहा है जो फ्री एंड है वो किस स्पीड से टकराएगा, यानी आपको इस फ्री एंड की, यानी इस एंड की टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, आर ओमेगा, खत्म खेल। तो यहां पर ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास आएगी ये हो जाएगी आर, आर की जगह एल आ जाएगा टाइम्स ओमेगा। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी √,
L टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3g/L। तो ये अंदर ले जाओ और रूट अंडर 3gL इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी फ्री एंड की, जिससे रॉड टकराएगी। तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत टाइप की चीज नहीं है, आप कंसेप्ट को इजीली लगा सकते हो। राइट आंसर हो गया हमारा सी वाला, ठीक है ना। तो देख के लगाना है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम और इसके कंजर्वेशन पर, फिर अपना वही रोलिंग वाला मोशन, ठीक है ना। तो ये कुछ जो चीजें हैं, एंगुलर मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल भी रहता है, न्यूमेरिकल भी रहता है, हर चीज मिलेगी आपको इससे। जैसे अभी हमने टॉर्क देखी, वैसे ही हम यहाँ एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट मास का अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला हमारा हो गया आर क्रॉस पी। सेम आर यहां से यहां तक, यानी ये वो जगह है जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे हमें टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट निकालनी होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल लो उसको, ठीक है ना। तो वो पॉइंट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है ओ से। अब ये मास यहां पर देखा जा रहा है v स्पीड से चलता हुआ, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया r क्रॉस p। सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया हमारे पास mv r sin थीटा। अब मेरे हिसाब से एंगुलर मोमेंटम r इंटू पी होता है, शर्त ये होती है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो खेल ये कि अब ये देखना पड़ेगा कंपोनेंट करने के लिए एंगल किसका दे रखा है। हो सकता है r का एंगल दे रखा हो सकता है v का एंगल दे रखा हो। अब मान लो अगर रेडियल एक्सिस से ये एंगल हमें दे रखा है, तो हम जाहिर सी बात है ना इसके कंपोनेंट करेंगे। तो इधर आ गया मोमेंटम का रेडियल कंपोनेंट, ये हो गया एम वी कितना कॉस थीटा, ठीक है। और इधर आ गया मोमेंटम का टेंजेंशियल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हो गया एम वी साइन थीटा। रेडियल कंपोनेंट का एंगुलर मोमेंटम में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो बचेगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो आर इंटू पी परपेंडिकुलर कर देंगे, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा टास्क है इसको निकालना, ठीक है ना। तो हमने एंगुलर मोमेंटम पॉइंट मास का सीख लिया। अब सपोज करो हमें नॉन पॉइंट मास दे रखा है, तो ये कुछ भी गोल बॉडी हो सकती है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है। ये ट्रांसलेट कर रहा है v वेलोसिटी से, कहता है इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। किसके अबाउट बताओ? इसके अबाउट बता दो, ठीक है ना, ओ पॉइंट के अबाउट। अब आप क्या करोगे? बिल्कुल बेसिक सिंपल कंसेप्ट, सबसे पहले इस बॉडी को पॉइंट मास बना दो। तो आपने क्या किया, इस बॉडी को पॉइंट मास बना दिया, सारा मास सेंटर पर लगा दिया, v देखा। अब ये क्रॉस है ओ वाला पॉइंट। अब आप यहां से इसको ज्वाइन करोगे, चेक करोगे कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं। अगर हैं तो मजे, ठीक है, नहीं है तो कंपोनेंट कर लो। अब आप इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा मोमेंटम यानी एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुल मिला के एम वी आर। अब सेंस, तो इस तरह जैसे टॉर्क देखते थे वैसे एंगुलर मोमेंटम का सेंस आ गया, और ये एंगुलर मोमेंटम फॉर द टाइम बीइंग ये हमारे पास आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सही है। अब अगर यही एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट निकालना होता तो इसके अबाउट देखना होता, तो एमवी इसी से पास कर रहा है सेंटर से, इसके लिए रेडियल हो गया, सेंटर से पास करने वाला हो गया, तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। यानी एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑफ ऐसे बोला जाए जिस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना, अगर उसको हम चेंज करें, ठीक है ना, ओरिजिन अगर हम चेंज करें तो ओरिजिन डिपेंडेंट होता है, तो ओरिजिन चेंज करने पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चेंज होती रहती है। इस टाइप के एंगुलर मोमेंटम को हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दूसरा एंगुलर मोमेंटम आता है स्पिन। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन डिपेंडेंट नहीं होता, ये बहुत ध्यान से समझना है। ये हो गया ट्रांसलेटरी मोशन से एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये जगह बदलते ही बदल जाता है, ठीक है ना। दूसरा होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो बॉडी प्योर रोटेशन कर रही होती है उसके लिए होता है। तो जैसे ये बॉडी रोटेट कर रही है, ट्रांसलेट नहीं कर रही ओमेगा से, ठीक है ना, और इस एक्सिस के अबाउट ये स्पिन कर रही है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहता है, वो जगह बदलते नहीं बदलेगा कि इसके अबाउट बताओ, अरे घूम तो यहीं रही है ना। तो जब तक ये घूमने वाली एक्सिस नहीं बदलेगी तब तक स्पिन नहीं बदलेगा, ठीक है ना। इस एल स्पिन का फॉर्मूला होता है आई स्पिन इनटू ओमेगा। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, दोनों का वेक्टर सम लेना पड़ता है, तब जाके हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है। जैसे एक एग्जांपल ये ले लो, ये बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेट कर रही है और ऐसे रोटेट कर रही है। अब आपको इस पॉइंट के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो एल ओ वेक्टर बराबर एल ट्रांसलेशन वाला एंगुलर मोमेंटम प्लस एल स्पिन वाला, इन दोनों का हम करेंगे वेक्टर सम, तब हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ट्रांसलेशन वाले के लिए पॉइंट मास बनाएंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे जैसे ऊपर डाला हुआ है, तो एल ट्रांसलेशन हमारे पास आएगा, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, एल ट्रांसलेशन हमारे पास आएगा एमवीआर, सेंस ऑफ रोटेशन हो गया इसका क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ डायरेक्टेड होता है, अंदर की तरफ वेक्टर हो गया माइनस के कैप, तो आप वेक्टर नोटेशन में ऐसे लिख सकते हो। अब हम एल स्पिन पर आते हैं। अब स्पिनिंग एक्सिस इसकी ये रही, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ओ कहां पर है, क्यों है, ठीक है ना।
और कैसे स्पिन कर रहा है बॉडी, ये भी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी अंदर हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आई ओमेगा माइनस के कैप। अब टोटल निकालना है भाई, दोनों को जोड़ लो, एम वी आर प्लस आई ओमेगा आ जाएगा, डायरेक्शन वाइज माइनस के कैप आ जाएगा। तो इस तरीके से करते हुए आप नॉन पॉइंट मास का भी टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब जो IIT JEE वगैरह में करते हैं तो इस तरीके से पैन उछाल दिया, ठीक है ना, ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, टॉप पे पहुंचेगा तो एंगुलर मोमेंटम बताओ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या अबाउट, ये सवाल बनते हैं JEE वगैरह के लिए, मेडिकल में पूछते नहीं इन सब चीजों को, तो ये हम वहां कराते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये सवाल देखो आपके लिए, ठीक है ना, ये आपके में पूछा जाता है। तो इसमें क्या किया गया, पॉइंट मास को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है ना, तो पॉइंट मास को प्रोजेक्ट किया गया u स्पीड से 60 डिग्री के एंगल पर, मास हम m ले लेते हैं, तो m मास को u स्पीड से 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रांसलेट कराया गया। अब ये कहता है जब ये पार्टिकल पहुंचे मैक्सिमम हाइट पर तो एंगुलर मोमेंटम बता दो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट, यानी इसको क्रॉस बना दो, ओ बना दो। अब बॉडी को देखना है जब ये यहां पहुंचे, तो दो चीजें देखनी है, मास तो m ये रहा, वेलोसिटी, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होती है u cos थीटा, यानी ये वेलोसिटी हो जाएगी u/2, ठीक है ना। यहां से इसको ज्वाइन करो, ये हो गया इसका r वेक्टर, मोमेंटम में इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। अब ये देखो ये r वेक्टर क्या mv के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अब आपको कंपोनेंट चाहिए होंगे, तो किसके कंपोनेंट यहां आसान है वो आपको सोचना पड़ेगा। तो यहां पर हमने ये, अब ये कोई एंगल तो हमें गिवन नहीं है, ये एंगल बहुत से कहीं 60, अरे 60 डिग्री है यार, ठीक है ना, वो एंगल नहीं गिवन है। तो हमने तुरंत वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन बनाया, यहां से ये परपेंडिकुलर डाला। अब ये परपेंडिकुलर हमारा और कुछ ना, ये हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया, ये हम जानते थे। तो अब हमने LO की वैल्यू लिखी, ये हो गया m u/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज h। तो LO ये फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर है। m u/2 मैक्सिमम हाइट का हमने फॉर्मूला डाल दिया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है ना। अब 2g, अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायरिंग करने पर 3/4 बन जाएगी। तो फाइनली LO हमारे पास आ जाएगा m u बाय, ये बन जाएगा 4, ठीक है ना, g आ जाएगा, ये u³ बन जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा हमारा √3/2, स्क्वायर करने पर 3/4, तो टाइम्स 3/4। तो फाइनल आंसर आ गया 3m u³ डिवाइडेड बाय 16g, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गई एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर है और उसका एंगुलर मोमेंटम में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर लिया, ये आपके में पूछा जाता है ऐसे डायरेक्ट। अब दूसरा LO, ठीक है ना, हमें निकालना है जब बॉडी सेम लेवल पर हो, यानी बॉडी इधर, अब इसका कलर में चेंज करके लिख दे रहा हूं। अब जब बॉडी सेम लेवल पर होगी तो सेम स्पीड होगी। अब तुरंत हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हम जानते हैं r। अब सेम, इसको थोड़ा सा इधर खसका दे रहा हूं, ये u की स्पीड होगी, तो बॉडी इस जगह पर है तो सेम स्पीड से लौट के आएगी और हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल बनाएगी। अब हम u का एंगल जानते हैं, तो इधर साइड हो गया mu cos 60। अब चेक करो ये mu cos 60 इससे पास कर रहा है, ये रेडियल हो गया, इसकी वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं मिलेगा। mu sin 60 की वजह से हमें एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूशन मिलेगा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O जब बॉडी सेम लेवल पर हो, ये हो गया हमारा mu sin 60, वैल्यू डाल दी मैंने डायरेक्ट √3/2, इनटू में हमारे पास आ गया रेंज, रेंज का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर। अब मैं sin 2 थीटा की जगह 2 sin थीटा cos थीटा लिख रहा हूं, 2 sin थीटा हो गया √3/2, cos थीटा हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय आ गया g, ठीक है ना। यहां पर यहां से ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 3 और नीचे आ गया हमारे पास 4। तो फाइनल आंसर आ गया m u³ डिवाइडेड बाय 3m u³ डिवाइडेड बाय 4g। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O व्हेन बॉडी रीचेस सेम लेवल, ये आपके में पूछा जाता है, समझ गए। तो इस तरीके से करके आप इस परफेक्ट प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हो। अब हम आते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर। अब एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब नेट फोर्स 0 होती है। वैसे ही टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन है टॉर्क बराबर डेल्टा L बाय डेल्टा T। तो जब नेट टॉर्क 0 होगी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी आई ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। अब इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं, एक तो वही वो शाहरुख खान बने हुए हैं, ठीक है, हाथ फैलाए हुए हैं, फिर हाथ अंदर कर लेते हैं, स्पीड बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ जाती है, तो बॉडी रोटेट कर रही है, हाथ फैलाए हुए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, हाथ अंदर कर लिए, कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है ना, यानी आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। दूसरा
ये दो रोटेट कर रही हैं बॉडी, इनको आपस में चिपका दिया, अब रगड़ने के कारण फाइनली ये सेम स्पीड से चलेंगी, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जैसा हो गया, ठीक है ना। तो हम इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेंगे। टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम वो हमने लिखा I1, वहां हम M1 V1 लगाते थे, यहाँ आई ओमेगा लगाएंगे और क्या है। तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 प्लस क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का सेंस सेम है, अगर मान लो एक उल्टा घूम रहा होता तो माइनस लगा लेते। तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बराबर I1 प्लस I2 ओमेगा, यहां से आपने कॉमन एंगुलर स्पीड निकाल ली। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली इलास्टिक है ना, तो वहां चल रहा था हाफ M1 M2, यहाँ उसका है ना लॉगस हाफ I1 I2 बाय I1 प्लस I2 टाइम्स ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी स्टैंडर्ड एज अ डिस पूछ लिया जाता है, मैं बता चुका हूं इसलिए दोबारा बस खाली मैंने कंसेप्ट बता दिया, प्रॉब्लम मैंने नए रखे हैं। अच्छा, ये रॉड से आकर के बॉल हिट कर रही है, अब चिपक गई और फिर ये ओमेगा से घूम रहा है। अब इस सिचुएशन में भी क्या है, जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इन दोनों के बीच में एक्ट कर रही हैं, सेंटर के अबाउट आप चेक करोगे नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो टकराने पर इस पे नॉर्मल अगर इधर लगेगा तो बॉल पे नॉर्मल इधर लगेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, कहां से टॉर्क आएगा, ठीक है ना। तो एक का टॉर्क क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क 0, तो यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब इसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम लेना है, तो इनिशियल इसके पास ही एंगुलर मोमेंटम है, वो हो गया mu इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। फाइनली दोनों चिपक के मूव कर रहे हैं तो आई ओमेगा, आई में इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा जो कि पॉइंट मास हो गया mr स्क्वायर, और अगर ये रॉड है तो रॉड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर के आप ये ओमेगा निकाल सकते हो। इस पर सवाल अभी दिखेगा आपको। टेंजेंशियल मोशन या रेडियल मोशन, अब जैसे उसके अंदर हमने मैन बोट प्रॉब्लम किया था, मैन चला तो बोट सर की, वैसे ही ये आदमी चला तो ये डिस्क पीछे रिकॉइल किया। रिकॉइल निकालने का फॉर्मूला वहां क्या होता था, माइनस सिग्मा एम वी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एम प्लस सिग्मा एम। यहाँ पर वही है माइनस सिग्मा एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम आ गया। और यहाँ रोटेशनल एनालॉगस आई प्लस सिग्मा आई। सिग्मा हम तब लगाएंगे, ये नीचे आई हम उसका पुट करेंगे जिसका हमने रिलेटिव मोशन देख रखा हो। तो जैसे ये मैन वी रिलेटिव से चल रहा है तो एम वी आर हमने इसका यहां डाला तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीचे आएगा, और अगर ये ग्राउंड से देखा गया होगा तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल एस्पेक्ट है इसके। नेक्स्ट दिखाता हूं। अब ये सवाल देखो, इन पे बेस्ड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, हर साल आ जाते हैं, इसलिए कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 300 kg। तो हमें एक डिस्क दे रखी है ये रही, जिसका मास हमें दे रखा है 300 kg। आगे इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। तो ये वर्टिकल एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही थी इसके अबाउट रोटेट कर रही थी विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अ बॉय ऑफ मास 30 kg स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर एंड मूव अलोंग द रेडियस टू द एज। तो एक लड़का यहां से जिसका मास 30 kg है, ठीक है ना, ये सेंटर से चलता है और बाहर की तरफ जाता है, रेडियल मोशन हो रहा है। अब रेडियल मोशन में जब ये चलेगा तो फोर्सेस भी रेडियल होंगी, और रेडियल फोर्सेस कोई टॉर्क नहीं देती, यानी कंसेप्ट हो गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये कहता है जब ये पर्सन फाइनली यहां पर पहुंच जाए, सही है ना, तो आप बता दो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो हमें कंसेप्ट तो पता ही है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। खत्म करते हैं धड़ाम से। I1 में आ गया डिस्क का और मैन का, मैन सेंटर पर ही है, पॉइंट मास है तो उसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। डिस्क का हो गया हाफ एम आर स्क्वायर, रेडियस कितना हमें नहीं पता, हम इसको अभी फॉर द टाइमिंग आर स्क्वायर ही डाल देते हैं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। अब I2 में डिस्क का भी आएगा तो मैन का भी आएगा। डिस्क का तो वही रहा हाफ एम आर स्क्वायर 300 इंटू आर स्क्वायर, और मैन का देखोगे तो वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर यानी 30 इंटू आर स्क्वायर, सही है, टाइम्स नहीं है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आर स्क्वायर को तो पहली फुर्सत में उड़ा दो, यहां पर एलसीएम लेकर के 2 भी उड़ा दो, तो इधर आ गया 300 ओमेगा बराबर 300 प्लस 60 ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई 300 बाई 360 टाइम्स ओमेगा। ये यहां से कैंसिल हुआ, 6 से डिवाइड हो गया, 5/6 ओमेगा। तो नई एंगुलर वेलोसिटी आप देख लो 5/6 ओमेगा आ गई। राइट आंसर देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, सही है। तो मजेदार खेल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है, अब वो रॉड में बॉल का कोलिजन कराया था, यहां मैंने वुडन डिस्क, एक बैलिस्टिक टाइप का पेंडुलम, नया मैंने बोला था नए सवाल रखे हैं आपके लिए। सर्कुलर वुडन लूप, तो ये पूरा सर्कल का बना हुआ वुडन लूप है, डिस्क की तरह काम करेगा। एंड रेडियस आर रेस्ट ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। अ बुलेट आल्सो ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो ये बुलेट चल रही है वेलोसिटी से, स्ट्राइक्स द लूप एंड गेट्स एम्बेडेड, यानी इसके अंदर बुलेट आकर के इधर धस गई। बड़ी अच्छी बात है भाई, और ये पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है ना।
द थिकनेस ऑफ द लूप इज मच स्मॉलर, यानी ये बहुत ज्यादा थिक नहीं है, सिलेंडर जैसा नहीं है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी विद विच सिस्टम रोटेट्स आफ्टर द बुलेट स्ट्राइक्स, तो क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो I1 ओमेगा 1, ठीक है, या LI बराबर LF। I1 ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा मैंने इनिशियल, क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा, एंगुलर मोमेंटम इसके पास है। ट्रांसलेटरी बॉडी का MVR होता है, तो MV तो ये रहा, R यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम MVR हो गया। फाइनल लिखेंगे तो अब हो जाएगा I ओमेगा, I के अंदर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो MVR बराबर, अब सबका मास तो दोनों का ही है, M दिख रहा है, तो पहले डिस्क का हो गया हाफ MR स्क्वायर, और बुलेट का वो हो गया MR स्क्वायर टाइम्स हो गया ओमेगा। तो यहां से 3/2 MR स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू आ गई 2/3 V/R। सही है, अब आंसर चेक कर लो यार, मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, सी वाला इसका राइट आंसर है। तो मेरे ख्याल से धड़ाधड़ स्पीड में हम इसके प्रॉब्लम कर सकते हैं। और देखो नेक्स्ट आप देख रहे हो, ये भी रेडियल मोशन का प्रॉब्लम है, रेडियल मोशन के ऊपर ये प्रॉब्लम मैंने रखा हुआ है। अब देखो ये कह रहा है डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r is free to rotate in horizontal plane about vertical axis, ठीक है, passing through center। तो ये डिस्क रोटेट कर रही है पहले से ही, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखी है, ये रेस की एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर। देयर इज अ स्मूथ ग्रूव अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क, तो ये ग्रूव बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से एक बीच में खाली जगह है। आगे बोल रहा है कि इसमें हमने दो बॉल्स रख दी m/2 मॉस की, अब ये जैसे ही रोटेट करेगा बॉल बाहर की तरफ चली जाएगी सूडो फोर्स के कारण। आगे ये कह रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क व्हेन द बॉल रीचेस द एंड ऑफ द डिस्क, पूरी कहानी बताता है, बोर कर देता है, ठीक है ना। तो अब मुद्दे की चीज पे आ जाओ, पता है कि जब ये फाइनली बाहर पहुंचेगा तब एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा। तो फाइनल डायग्राम ये रहा, नई एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा डैश ले लेते हैं, ये रहा ग्रुप, और दोनों मासेस हमने इधर कोने में टिका दिए, राइट। डिस्क ये रही, इसका मास m/2 है, इसका मास m/2 है, यहां से डिस्टेंस इसका r है, यहां से डिस्टेंस इसका r है। कंसेप्ट हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो I1 ओमेगा 1 अब हम लगा सकते हैं, क्योंकि पहले भी रोटेट कर रही है बाद में भी रोटेट, तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। I1 में आ गया सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्क का हो गया हमारे पास हाफ MR स्क्वायर, और इन दोनों पॉइंट मासेस का हो गया 0, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। I2 में डिस्क का तो सेम ही रहा, हाफ MR स्क्वायर, और इन पॉइंट मासेस का अब इसका हो गया m/2 R स्क्वायर, इसका भी हो गया m/2 R स्क्वायर, फाइनली MR स्क्वायर ही बन गया, ठीक है, और टाइम्स आ गया ओमेगा डैश। तो यहां से ओमेगा डैश की वैल्यू आप देखोगे ये आ जाएगी 3 ओमेगा नॉट, यानी 3 ओमेगा नॉट नहीं, ओमेगा नॉट बाई 3, सॉरी ये भी गलत लिख देता, तो ओमेगा नॉट बाई 3, ये नई एंगुलर वेलोसिटी आ गई इस पूरे के पूरे सिस्टम की, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारा 3, तो 3 ओमेगा नॉट बाई 3 हमारा फाइनल आंसर है। तो राइट आंसर आया नई एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास ओमेगा नॉट बाई 3। आई थिंक ये सिंपल अच्छा सा एस्पेक्ट आपको प्रॉब्लम का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आ जाता है रोलिंग मोशन। अब देखो रोलिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोलिंग में ट्रांसलेट भी करती है बॉडी, रोटेट भी करती है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जैसे ग्राउंड के कांटेक्ट में बॉडी चल रही है, तो जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा वो रिलेटिवली रेस्ट पर रहता है। ये होती है रोलिंग की बेसिक डेफिनेशन। तो देखो ये ट्रांसलेटरी मोशन है, बॉडी इस तरीके से ट्रांसलेट कर रही है, रोटेटरी मोशन है, दोनों को एक साथ इकट्ठा करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रिलेटिवली रेस्ट पर ले आए, ठीक है ना, ये रोलिंग मोशन है। अब कैसे लाए, तो सुनो, ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, ठीक है ना, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी v दे रखी है, तो हर एक पॉइंट सेम डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा जहां सेंटर जाएगा। यहां बॉडी रोटेट कर रही है ओमेगा से, तो हर पॉइंट के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी r ओमेगा, सही है, r ओमेगा, और सिमिलरली इधर की भी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी r ओमेगा। एक्सेलरेशन मान लो अगर अल्फा से घुमाते, ठीक है ना, तो अब किसी भी पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन होते, ये कंसेप्चुअल बता रहा हूं, मजेदार कंसेप्चुअल है, झूम जाते हैं अच्छे अच्छे इसमें। तो अगर एक्सेलरेशन लिखते तो एक्सेलरेशन दो होते, आर अल्फा और आर ओमेगा स्क्वायर, आर अल्फा, सही है, आर ओमेगा स्क्वायर, इधर भी आर अल्फा आर ओमेगा स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना, आर ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों को इकट्ठा कर दो, ठीक है ना, तो जैसे ही हम दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हर पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी हमारी लीनियर वाली और एक आ जाएगी हमारी टेंजेंशियल वाली। एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो मान लो लीनियर एक्सेलरेशन यहां पर a नॉट है, तो एक्सेलरेशन 3 आएंगे, एक्सेलरेशन 3 आएंगे, देखो कैसे, तो लीनियर एक्सेलरेशन a नॉट है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो हर पॉइंट के पास, और
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वी लीनियर वेलोसिटी है। अब बहुत ध्यान से देखना, मजेदार खेल है, बहुत जबरदस्त कंसेप्चुअल है। पहले वेलोसिटी का चक्कर समझाऊं तो मैं अलग से ही बताता हूं, इस डायग्राम में आप कंफ्यूज हो गए। तो बॉडी का लीनियर वेलोसिटी वी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है ना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के, चलो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पहुंचे। तो लीनियर तो आगे की तरफ हो गया, टेंजेंशियल पीछे की तरफ हो गया। अब ये रिलेटिवली रेस्ट पर रहना चाहिए, तो नेट वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। नेट वेलोसिटी जीरो यानी वीपी को अगर आप जीरो करोगे तो यहां से पता चला वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होना चाहिए। इस बेसिस पर अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी देखें तो लीनियर तो आगे की तरफ आ गई, टेंजेंशियल भी आर ओमेगा आगे की तरफ आ गई, दोनों बराबर है, जुड़ जुड़ा करके 2v होगी। तो आप देखो ये नेट वेलोसिटी 2v दिख रही है, अब समझ आ गया। एक्सेलरेशन अभी दिखाऊंगा। इधर लीनियर वेलोसिटी तो इधर ही रही, आर ओमेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर आ गई, नेट वेलोसिटी देखेंगे तो वो इधर आ जाएगी क्योंकि दोनों बराबर है, तो √2v हो जाएगा। ये देख लो आपके सामने है √2v। अब किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, जैसे मान लो यहां की वेलोसिटी निकालनी है थीटा एंगल पर, तो लीनियर ये रही, टेंजेंशियल ये रही, इसको भी मैंने v डाल दिया। अब दोनों के बीच का एंगल देखेंगे, ये ट्रायंगल बना लो, ठीक है ना। इसको आगे ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो नेट आ जाएगा हमारा वो रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से √a² + b² + 2ab cos 90 माइनस थीटा। इससे आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो रोलिंग मोशन के अंदर। अब बात एक्सेलरेशन की अलग से बनाता हूं, इसमें सब घिचपिच हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए बड़ा लिमिटेड रखो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। अब एक्सेलरेशन देखो, ये सबसे जबरदस्त कंसेप्चुअल माना जाता है। लीनियर एक्सेलरेशन a0, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है ना। बॉडी घूम रही है ओमेगा से, शब्द सुनना जरूरी है, अगर ओमेगा जीरो होगा तो फिर सेंट्रीपिटल जीरो हो जाएगा, ये शब्द सुनना जरूरी है। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले इसके पास 3 एक्सेलरेशन है, लीनियर, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, सही है। अब पॉइंट पी अगर रिलेटिवली रेस्ट पर है तो ये दोनों तो जीरो होने चाहिए, सरकना नहीं चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर अल्फा होना चाहिए। ये तो कैंसिल आउट कर जाएंगे, यानी ये दोनों तो बराबर होंगे, पर बचा रह जाएगा ये। तो सवाल पूछता है रोलिंग मोशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट एक्सेलरेशन कितना होता है, तो वो जीरो हो भी सकता है और वो जीरो नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है ओमेगा है या नहीं है। तो अगर बॉडी चल रही है, घूम रही है, चल रही है, ठीक है ना, उसके बाद वेलोसिटी है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, लीनियर वाले और टेंजेंशियल वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। गजब सवाल था, ठीक है ना। बट नेट वेलोसिटी उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जीरो रहेगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल वेलोसिटी टाइप की कोई चीज नहीं होती। समझ आ गया। अब जब आप इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो भाई 3 एक्सेलरेशन होंगे, कौन कौन, a0, आर अल्फा, सही है, और सेंट्रीपिटल आर ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों तो बराबर हो गए, तो ये बन गया 2a0। तो नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और ये नेट एक्सेलरेशन टॉप मोस्ट पॉइंट का हो जाएगा √4a0², सही है, 4a0² प्लस आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ज्यादातर जनता इसमें मात खा जाती है, इसलिए रोलिंग मोशन के ये बेसिक सवाल गड़बड़ हो जाते हैं। अब सही होने चाहिए भाई, ठीक है ना। तो अब ये पूरा आपको डिटेल मैंने दे दी रोलिंग मोशन में क्या होता है। अब काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट पर आ जाते हैं। तो जब बॉडी रोल कर रही है, अब काइनेटिक एनर्जी में एक्सेलरेशन का तो काम है नहीं ना, तो वी और ओमेगा का काम है। तो बॉडी रोल कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन भी है, रोटेटरी मोशन भी है, और हमें पता है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है ना। तो ऐसी बॉडी के पास दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, एंगुलर मोमेंटम नहीं बोल रहा, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम अभी बताता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी दो तरीके की होंगी, ट्रांसलेशन वाली और रोटेशन वाली। ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², रोटेशन वाली होगी हाफ i ओमेगा स्क्वायर, सही है। अब यहां पर मैंने क्या कर रखा है, ये सारी गोल बॉडीज आप देख रहे हो, एग्जामिनर ये के और आर यानी जायरेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में देता है, मैं कुछ और करता हूं। अब जैसे मेरे पास कोई भी गोल बॉडी है, जैसे रिंग है, और थोड़ा इधर करते हैं, रिंग है, फिर डिस्क है, ठीक है, और फिर इसी तरह होलो स्फीयर, फिर इसी तरह सॉलिड स्फीयर है। मैंने क्या कर रखा है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा mr², इसका लिखा हाफ mr², सही है, इसका लिखा अपना 2/3 mr² सेंटर के अबाउट, और इसका लिखा 2/5 mr²। तो इन जनरल किसी भी गोल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिखा गामा mr²। तो इससे मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है। गामा हमें पता है, डिस्क में हाफ है, होलो स्फीयर में 2/3 है, सॉलिड स्फीयर में 2/5 है, इससे कैलकुलेशन स्मूथ चलती है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जो मैं गामा लेता हूं, एग्जामिनर वो k/r लेता है, तो कुछ खास अंतर नहीं है, गामा इक्वल्स टू k² से आप रिप्लेस कर लोगे, आपको वही गामा मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो मैंने आई को अपने स्टाइल में गामा mr² डाला, तो यहां पुट करा, तो ये बन गया हाफ mv², और गामा
टाइम्स हाफ एम बी स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो हाफ एम बी स्क्वायर कहाँ, अरे यार वी इक्वल टू आर ओमेगा है ना, इतनी छोटी छोटी बातें नहीं सोची जाती। तो ये हो गई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई 1 प्लस गामा हाफ एम बी स्क्वायर। सही है। अब इस पे बेसिक सवाल, तो मैं लिखता हूं 1 प्लस गामा, एग्जामिनर लिखता है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब उसमें जायरेशन निकालते घूमो, पागल बनते घूमो, इतना सोचने की गामा हमें फटाफट से मिल जाता है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस गामा, रोटेटरी होगी गामा हाफ एम बी स्क्वायर, ट्रांसलेटरी होगी हाफ एम बी स्क्वायर। अब इनका फ्रैक्शन पूछा जाता है, तो फ्रैक्शन पूछोगे तो ट्रांसलेटरी बाय नेट ये हमारे पास आ जाएगा, ट्रांसलेटरी डिवाइडेड बाय नेट आ जाएगा 1/1 प्लस गामा। तो इसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूं तो मैं इस फ्रैक्शन को लिखूंगा के टी बाय के नेट को, के टी को लिखा मैंने हाफ एम बी स्क्वायर और के नेट को लिखा मैंने हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस गामा। तो आप देख सकते हो यहां पर ये सब कट गया, 1/1 प्लस गामा आ गया। तो दैट्स इट, बस गामा की वैल्यू डालो, रिंग है तो 1 डालो, डिस्क है तो हाफ डालो, होल स्फीयर है तो 2/3 डालो, इससे आप ये फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हो। अब रोटेशनल वाले का परसेंटेज निकालना है तो गामा हाफ एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा इसका परसेंटेज हो जाएगा, बस इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो गामा अपॉन 1 प्लस गामा, ये फ्रैक्शन हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ गया। तो ये फिक्स प्रॉब्लम होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड। अब आप देख रहे हो इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग, फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है। तो रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अच्छा इसके लिए इंक्लाइंड प्लेन मस्ट बी रफ। अगर ये स्मूथ है तो रोलिंग नहीं होगी, सिर्फ बॉडी ट्रांसलेट करेगी। यहां जो रोलिंग में हेल्प करता है वो होता है ये फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन टॉर्क देता है, टॉर्क के कारण अल्फा आता है, अल्फा के कारण ओमेगा आता है, ओमेगा आता है तो वी और आर ओमेगा आपस में बैलेंस रहता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्लिपिंग नहीं होती। तो यार रोलिंग में रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन। स्मूथ हो जाएगा तो रोलिंग नहीं होगी, सिर्फ धाए से ट्रांसलेट करता हुआ आएगा। अब अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो हमें वही ट्रांसलेटरी रोटेटरी मोशन सॉल्व करने पड़ते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन होगी ये माइनस ये बराबर एम ए, सिंपल। रोटेटरी में हम सेंटर के अबाउट टॉर्क देखते हैं तो एफ आर बराबर आई अल्फा, इसको सिंप्लीफाई करके हम ए निकालते हैं, डायरेक्ट याद रखने होते हैं, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस गामा। अगर ये सिर्फ ट्रांसलेट करेगी, रोटेट नहीं करेगी तो गामा हटा दो, जीरो कर दो, जी साइन थीटा एक्सेलरेशन आ जाएगा, वही हमारा पुराना वाला। फ्रिक्शन की वैल्यू गामा एम जी साइन थीटा बाय 1 प्लस गामा, मिनिमम कोएफिशिएंट गामा tan थीटा अपॉन 1 प्लस गामा। और अगर यहां पर आपको स्पीड निकालनी है बॉटम पर तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो, आइदर बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन। आप कहोगे कैसे एनर्जी, फ्रिक्शन तो लग रहा है अरे स्टैटिक है, वर्क डन उसका जीरो है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिलेटिवली रेस्ट पर, तो बहुत से बच्चों से फ्रिक्शन लग रहा है ये डिस्प्लेसमेंट, ना जी फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो है, ठीक है, स्टैटिक है, रगड़ने वाला काइनेटिक नहीं है। तो ये जो स्पीड है यहां कंसेप्चुअल बन रहा है, ये हाइट पे डिपेंड कर रही है, ये लेंथ ऑफ इंक्लाइन और एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी यहां पर हम कंसेप्चुअल बना सकते हैं कि अगर मेरे पास सेम हाइट से इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से तीन रफ सरफेसेस हैं, इन पे बॉडी रोल करती हुई आ रही है, इस पे बॉडी रोल करती हुई आ रही है, एज वेल एज इस पे बॉडी रोल करती हुई आ रही है, तो ग्राउंड पर पहुंचने पर तीनों ही डायग्राम्स में स्पीड जो मिलेगी v1, v2 और v3 ये हमें सेम मिलेगी। ये जबरदस्त कंसेप्चुअल माना जाता है इस सेक्शन का, क्योंकि ये स्पीड सिर्फ और सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड करती है और बॉडी कौन सी है। तो तीनों में बॉडी सेम, ये नहीं यहाँ डिस्क ले ली, यहाँ स्फीयर ले लिया, सॉलिड स्फीयर, तो भाई काम खराब हो जाएगा। तीनों में बॉडी सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब अगर ये स्मूथ होते तो गामा की टेंशन ही नहीं थी, फिर तो चाहे डिस्क आए, चाहे स्मूथ आए, चाहे हॉलो स्फीयर आए, चाहे सॉलिड आने दो मैदान में, सबकी स्पीड जो मिलती है हमें सेम मिलती है ना। मजेदार कंसेप्चुअल। अब यहां से यहां पहुंचने का जो टाइम है, इधर से इधर पहुंचने का जो टाइम है, ये हम थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। 2l डिवाइडेड बाय l लेंथ ऑफ इंक्लाइंड होगी, ये लेंथ ऑफ इंक्लाइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस टाइम की वैल्यू आती है 2s1 प्लस गामा बाय जी साइन थीटा। अब किसका टाइम कम होगा, जिसका गामा कम होगा, ये देखो सामने है, ठीक है ना। तो जिसका गामा कम होगा उसको नीचे पहुंचने में टाइम कम, गिवन लेंथ ऑफ इंक्लाइन सेम होनी चाहिए। अब गामा किसका कम होता है, फिर पीछे आते हैं इधर, तो ये देखो सबका गामा लिखा हुआ है, सबसे कम गामा इसके अंदर कौन सा दिख रहा है, ये सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर सबसे जल्दी पहुंचेगा, फिर कौन पहुंचेगा, डिस्क पहुंचेगी, फिर कौन पहुंचेगा, होलो स्फीयर पहुंचेगा, सबसे देर में नंबर किसका लगेगा, रिंग का लगेगा। ये कंसेप्चुअल पूछ लेते हैं, तो जो गामा पे बेस्ड है। मान लो कहते नहीं मैं तो अड़ गया, मेरे को तो टाइम का रेशियो बताओ, तो क्या ही करना है टाइम के रेशियो में, एस सेम है, जी साइन थीटा सेम है, तो रेशियो आ जाएगा √1 प्लस गामा 1 बाय 1 प्लस गामा 2। जो भी बॉडीज का रेशियो लेना है गामा 1 गामा 2 डालो, नमस्ते करो और आंसर ले लो, ठीक है ना। तो सिंपल टू द पॉइंट बेस्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो रोलिंग एंड स्लाइडिंग, ये वही आ गया, एक में रोलिंग हो रही है, एक में स्लाइडिंग, यानी एक तो रफ होगा और एक स्मूथ होगा। आप देख लो इसमें रोलिंग हो रही है यानी ये रफ है, इसमें स्लाइडिंग हो रही है, यहां कोई भी फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं, गामा जीरो। देख लो सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, स्कीम बता रहा है गामा जीरो।
इसमें जो वेलोसिटी रहेगी 2gh बाय 1 प्लस गामा, एक्सेलरेशन रहेगा g sin थीटा बाय 1 प्लस गामा, टाइम वो जो मैंने बताया वो वाला याद कर लो, √2s 1 प्लस गामा डिवाइडेड बाय अपना g sin थीटा। अगर ये स्मूथ है, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन तो सबसे पहले तो वेलोसिटी √2gh गामा वाला टर्म गायब, एक्सेलरेशन g sin थीटा, टाइम पीरियड की वैल्यू √2s डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगी अपनी वही g sin थीटा। दैट्स इट, गामा जीरो करो और आंसर निकाल लो। तो आप स्मूथ और रफ दोनों ही इंक्लाइंड प्लेन पर अब आप परफेक्टली सवाल कर सकते हो। मैं सवाल दिखाता हूं, पढ़ो। अ सॉलिड सिलेंडर, बहुत जरूरी है पढ़ना कि रफ है या स्मूथ इंक्लाइंड। रफ होगा तो रोलिंग होगी, स्मूथ होगा तो कुछ नहीं होना जाना। इनिशियली एट रेस्ट, मास m एंड रेडियस r। कौन है भाई? ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m r²। तो सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, मास m रेडियस r, रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिपिंग के रोल कर रहा है, यानी यहां रोलिंग हो रही है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग यानी फ्रिक्शन वहां एक्ट कर रहा है और वो उसको स्लिप नहीं करने दे रहा। आगे, रीचेस बॉटम, इस स्पीड एट द इंस्टेंट एज इट रीचेस, तो सीधे सीधे स्पीड पूछ ली गई, तो लिखो। अब पता, अब ये जो बेवकूफ होंगे वो सोचेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के निकालेंगे, जिनको पता है फॉर्मूला पुट करो और आंसर ले लो। तो स्पीड का फॉर्मूला 2gh अपॉन 1 प्लस गामा, खत्म खेल, इसका कुछ नहीं है इसके अंदर। 2gh बाय 1 प्लस गामा, हाइट पर डिपेंड करती है, हाइट कितनी है h दे रखी है। मान लो ये l देता तो हम फट से h को l sin थीटा लिख लेते हैं, ठीक है ना, वो हम अपने हिसाब से लिखते हैं। अब हमें गामा डालना है, किसका? सॉलिड सिलेंडर का। कितना होता है 1/2, तो √2gh, सॉलिड सिलेंडर ही है ना, वो फिर से चेक कर लो, हाँ 1 + 1/2। तो ये कई बार क्या होता है, सॉलिड बड़ा, सॉलिड स्फीयर होगा, स्फीयर होगा, ये इसलिए मिस्टेक कर देते हैं लोग। तो ये बन गया बेटा हमारा 3/2, ठीक है ना, ऊपर आ गया 4gh डिवाइडेड बाय 3, तो √4gh डिवाइडेड बाय 3 ये इसका राइट आंसर है। अब मान लो यही सॉलिड सिलेंडर होता तो क्या होता, गामा 2/5 पुट कर देते, तो 2/5 पुट करते तो ये बनता 7/5, यानी √10gh डिवाइडेड बाय 5 आ जाता, तो 10gh डिवाइडेड बाय 7, यानी आंसर फिर ये हो जाता। तो सिचुएशन डिपेंडेंट है, जैसा गामा वैसा पुट करो और आंसर ले लो। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये सवाल। अब इस सवाल को केयरफुली पढ़ना, मजेदार खेल है। कह रहा है रिंग रोल्स विदाउट स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये रोल करती हुई चल रही थी, हमें v दे रखा है, ओमेगा पूछा जाए, v बराबर r ओमेगा से दे दो, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 इट असेंड्स अ, क्या आ गया, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है, अब रोलिंग नहीं होगी। अब क्या होगा वो सुनो। तो ये तो भाई रफ था, बट ये जो सरफेस ऑनवर्ड है ये स्मूथ है, ठीक है ना, यहां तक तो ये अपना रोल करता हुआ चल रहा था मजे मजे में, और v बराबर r ओमेगा था। अब जब ये स्मूथ आया तो फ्रिक्शन लगना बंद हो गया, ठीक है ना, यानी ओमेगा जो होगा ना घटेगा ना बढ़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। बस ये v जो है ऊपर जाने पर ग्रेविटी की वजह से कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इस मैक्सिमम हाइट पर ओमेगा तो एज इट इज बना रहेगा, ठीक है ना, बट v की जो वैल्यू है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी, और इसकी हाइट हम h ले लेते हैं। अब ये कहता है बताओ ये हाइट कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बहुत स्मार्टली और मजेदार तरीके से लगाएंगे। देखो कैसे, तो KI प्लस UI बराबर KF प्लस UF। अब काइनेटिक एनर्जी बड़ी सावधानी से लिखो, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। कौन सी ऐसी काइनेटिक एनर्जी है जो खत्म हो रही है और कौन सी ऐसी है जो एज इट इज है, रोटेशन वाली एज इट इज है, तो ब्रेक करके लिखो। ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv², रोटेशन वाली हो गई गामा हाफ mv², ऐसे करके लिखो बेसिक फॉर्मूला वाइज। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम इसकी लेते हुए चल रहे हैं 0, ठीक है ना, तो हम इसकी लेते हुए चल रहे हैं 0 क्योंकि हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि ये जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही हमने इसका सेंटर ले रखा है, मतलब हमने इसमें जो रेफरेंस ले रखा है वो यहां पर ले रखा है, यानी h जो है r से बहुत बहुत बड़ा है, ऐसा हम अज्यूम करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमने जो यहां पर सेंटर है इस पे ही रेफरेंस ले रखा है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन वाली तो 0 हो गई, रोटेशन वाली एज इट इज है, ना घटी ना बढ़ी, इसलिए पहले जैसी लिख दी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां से सेंटर की हाइट हमने ले ली, ये हमने h के बराबर, तो सेंटर से सेंटर की हाइट h के बराबर ले ली, तो mgh आ गया, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो रोटेशन वाला गया, सिर्फ ट्रांसलेशन वाला बचा, तो हाफ m से m भी गया, तो v²/2 बराबर gh। देखते हैं कितना आता है, v कितना दे रखा है 10, तो v²/2 हो गया 100 डिवाइडेड बाय 20 बराबर h। तो h की जो वैल्यू मेरे पास आ गई ये आ गई 5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जो होगी इसकी ऑब्जेक्ट की वो हो जाएगी 5 मीटर, राइट आंसर हो गया बी।
ठीक है ना। अब इसमें डिस्क होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो कट गया, स्फीयर होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गामा वाला टर्म कट रहा है तो चाहे डिस्क भेजो, चाहे स्फीयर भेजो, चाहे आप उसके अंदर रिंग भेजो, चाहे कुछ भी भेजो, ठीक है ना, वो उसी हाइट तक राइज करके जाएगा। ये इसका बेनिफिट है। तो ध्यान रखना है, स्मूथ वाले में रोलिंग नहीं होती। तो आई थिंक अब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन दोनों में ही लगाना सीख गए, रफ में भी और स्मूथ में भी। A to Z मैंने सारी चीज आपको डिटेल से बता दी, ठीक है ना। अब आपका काम है, अब आप लेक्चर नोट से प्रैक्टिस करो रोटेशन के, और साथ साथ में आप मास्टर शीट लगाओ और टेस्ट सीरीज के प्रॉब्लम्स लगाओ जो रोटेशनल मोशन के हैं। ना कर लिया, रोटेशन में बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगा। जो रोटेशन से 2 सवाल आते हैं वो गलत नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।